तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन एट विजन? सही चल रहा है? चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी और मैंने आपसे एक प्लान डिस्कस किया था। क्या उस प्लान पर आपने रिवाइज करने की कोशिश की? ईमानदारी से बोलना है। ईमानदारी से मतलब नहीं, है ना? हाँ, कुछ लोगों ने हाँ कहा, कुछ लोगों ने ना कहा, बेईमानी से नहीं। बात समझ गए? तो उसी के हिसाब से फिर हम लोगों ने दिल्ली सुल्तानों की बातचीत करनी शुरू की थी और उस संदर्भ में आपने देखा होगा कि जो प्रथम राजवंश है दिल्ली सल्तनत का, जिसे गुलाम राजवंश कहते हैं, उसके अंतर्गत कुछ शासकों की बात की थी। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और तीसरा रजिया और चौथा बलबन। बलबन को मैंने लाइटर वेन में बल्लू भाई भी कहा था कभी, शायद आपको याद हो। याद है आपको? चलिए, बलबन बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति था। अनुशासन की बात उसने अपने पूरे जीवन पर्यंत बनाए रखी। अपने दरबार में कोई भी किसी भी तरह का लाइटर मोमेंट उसने क्रिएट होने नहीं दिया। और सजदा, पैबोस और यह कि सुल्तान की स्थिति अलग है, सुल्तान बाकी लोगों की तरह नहीं है, वह ज़िल्ले अल्लाह है, यानी कि शैडो ऑफ गॉड है। इस थियरी को कहते हैं डिवाइन थियरी ऑफ किंगशिप। और इस तरह के संकल्पनाओं को प्रतिपादित करते हुए बलबन कहीं से भी इस्लाम या इस्लामिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं हो रहा था। तो अब इसके आगे क्या? क्या आपने रिवीजन कर लिया है? अगर आगे तक का कर लिया है तो फिर मैं यहाँ रिवाइज नहीं कराऊंगा आपको। क्या आप दिल्ली सल्तनत में कंफर्टेबल हैं? और अगर कंफर्टेबल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ग्राहकों के लिए जो सेवा संस्थान ने सुनिश्चित की है उस सेवा का लाभ उठाएं, तो हम तो आपके हाथों के क्या हैं? दास हैं। मैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सुविधा का प्रश्न है, दृष्टिकोण का प्रश्न नहीं है। तो ठीक है, हम आपकी सुविधा आगे भी जारी रखेंगे और बाकी राजवंशों की बात कर लेते हैं। तो अच्छा, अभी तक आपने नहीं समझा है। हम्म हम्म तो इसमें तो फिर मेरा घाटा हो गया ना। क्योंकि जो कुछ हम लोग मैं कुछ अतिरिक्त सुविधाएं जो हम लोग देते हैं, कुछ अतिरिक्त व्याख्याएं करते हैं, इसके लिए हम पेटीएम पेमेंट अलग से लेते हैं। टिप समझते हो, जिसको बख्शिश कहते हैं। जब टीचर सर्विस प्रोवाइडर हो ही गया, तो अगर आप उससे खुश हैं तो आप क्या करेंगे? उसको टिप देंगे। यही करेंगे। और क्या करेंगे? आप जब किसी सेवा से खुश होते हैं तो क्या करते हैं? टिप देते हैं। तो इसके लिए मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। ठीक है, 50, 10, 20 जो भी मिल जाए, तो हमारी अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। ठीक है,
वो कर लो। तो अगर आप हमें गुरु ही समझते रहे तो फिर तो हमारा घाटा हो गया। ठीक है, हमारा घाटा हो गया उसमें। ठीक, हम चाहते हैं कि आप हमें गुरु ना समझें, हम चाहते हैं कि आप हमें क्या समझें, सर्विस प्रोवाइडर समझें। और जो अतिरिक्त सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जैसे अभी मान लीजिए कि अभी मुझे खिलजी बंस को रिवाइज कराना है, मैंने संकल्पना तो आपके साथ डिस्कस कर दी है, वो एक अतिरिक्त सुविधा है। ठीक है, जैसे अभी कल कोई कह रहा था कि सर सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में भी आप बात करेंगे। मैं शक्ल पहचान रहा हूँ, शायद आप कह रहे थे। तो वो शायद आपके नोट्स में शामिल नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर डिमांड है। तो अब बताइए कि मैं मुफ्त में ये सेवा क्यों दूं? ठीक है ना? तो मैं पेटीएम अपना नंबर शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है। तो चलिए अब बिना और किसी बात में विलंब किए हुए रिवीजन की क्लास शुरू करते हैं। और इस रिवीजन में मेरे ख्याल से अब अगला जो राजवंश आएगा वह है खिलजी राजवंश। और खिलजी राजवंश के अंतर्गत हम लोगों ने एक संकल्पना की बात की थी जिसको कहते हैं खिलजी क्रांति। क्रांति शब्द का प्रयोग इतिहासकार प्रायः उन स्थितियों में करते हैं जहां पर किसी भी स्थिति में मौलिक परिवर्तन हो रहा हो, पुरानी चीज़ें समाप्त हो रही हों और नई चीज़ें अपना स्वरूप धारण कर रही हों, यानी कि इतिहास अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा हो। दशा परिवर्तन को आमतौर पे क्रांति की संज्ञा नहीं देते। आपको क्यों ऐसा नहीं लगता, या लगता भी होगा, कि हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं ये एक क्रांति का समय है। आने वाले दिनों में हो सकता हो कि 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को क्रांति का समय माना जाए। हो सकता है कि नहीं? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में जो लोग शामिल थे उनको भी नहीं पता था कि वो जिस उपक्रम में शामिल हैं उसे क्रांति कहा जाएगा। पुनर्जागरण में भी जो लोग शामिल थे उन्हें भी नहीं पता था कि बाद के इतिहासकार जब पलट के पीछे देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? पुनर्जागरण कहेंगे। तो चूंकि हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो अंदर देखते हैं तो ट्रेन की गति का एहसास हमें नहीं होता। हम भी बहुत सारे परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ऐसा? वो चीज़ें जो सदियों से हमारे जीवन में थीं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, और वो चीज़ें आ रही हैं हमारे जीवन में जो सदियों तक रहने वाली हैं। ये मैंने बड़ा भावुक प्रश्न कर दिया आपसे। आपके चेहरे पे जो जिस तरह की भावनाएं उभर रही हैं, आपको लग रहा है कि आप किसी बड़े गंभीर चिंतन में घुस गए हैं। बाहर निकलिए उनसे। लेकिन कुछ स्पष्ट उदाहरण है। आप सोचिए कि हम में से जितने भी लोग इस क्लास में बैठे हुए हैं सबका संबंध कहीं ना कहीं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से है कि नहीं? लेकिन क्या आप अपना फ्यूचर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में देख रहे हैं? एक जनरेशन का फर्क है बस। ठीक है ना? पहले जब शादी ब्याह की बातचीत होती थी तो लोग क्या कहते थे कि आधा गांव हमारा ही खानदान है और हम 5 भाई हैं। लोग ये मान के चलते थे कि चलो एक भाई अगर नहीं भी कमाएगा तो बाकी दूसरे कमा लेंगे। अगर आपने इसी आधार पर अपनी प्रशंसा शुरू की कि आधा गांव हमारा ही गांव है और हम 5 भाई हैं, तो मेरे ख्याल से आपका जो विवाह तय हो चुका है वो भी टूट जाएगा। क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में कोई रहना नहीं चाहता। ठीक है, पहले सहभागिता की प्रधानता थी और अब प्राइवेसी, ठीक है, निजता का कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितना समय लगा इस परिवर्तन को होने में? जस्ट एक जनरेशन। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम कब से चला रहा था? वैदिक समय से चला रहा था, हजारों साल से चला रहा था। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत बड़े क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। जिसके पास ऐतिहासिक दृष्टिकोण है वो इस चीज़ को समझ सकता है, या बाद के इतिहासकार हमारे जनरेशन के बारे में, हमारे समय के बारे में कुछ ऐसा जरूर लिखेंगे जो एक क्रांति से कम नहीं होगा। अब मुझे याद है कि हम लोग जब गांव में रहते थे तो ये सोचते थे कि गांव में अगर एक टेलीफोन लग जाता तो हमें पढ़ने के लिए हमारे परिवार ने अपनी महत्वाकांक्षा का परिचय देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेज दिया था। दिल्ली, लखनऊ या इलाहाबाद नहीं भेजा था, लेकिन गांव से निकाल कर सिवान में तो जरूर रख दिया था। तो अब उसमें सवाल ये पैदा होता था कि अगर सिवान से कोई खबर घर भेजनी है तो कैसे जाए? तो वही संबंध था कि सप्ताह में एक बार विजिट होता था। लेकिन उस वक्त भी मन में ये लालसा आती थी कहीं ना कहीं कि अगर गांव में एक भी टेलीफोन लग जाता, गांव में एक भी टेलीफोन लग जाता, तो फिर हमें क्या करना होता? हम उसी टेलीफोन पे अपनी खबर पहुंचा देते कि इस हफ्ते हम आने वाले हैं या नहीं। या अगर गांव में किसी की मृत्यु हो गई, ऐसे ही खबरों में है ना, तो वो भी हमें पता लग जाता। और आज का हाल देख लीजिए। ठीक है,
मैं आपको बताऊं कि मैं जब दिल्ली आया था तैयारी करने के लिए, मैं वक्त नहीं बताऊंगा इसलिए कि इससे मेरी उम्र जाहिर हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि वो जाहिर हो। मेरे अपने विशेष कारण हो सकते हैं उसके लिए, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। तो मैंने अपने अब्बा को लगभग 2.5 महीने के बाद लेटर लिखा था कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूं और मैं ठीक हूं। और इस बीच में मेरे परिवार वाले भी शांत थे, उनको भी कोई चिंता नहीं थी। ठीक है, उनको ये चिंता नहीं थी कि ट्रेन मिली कि नहीं, ट्रेन पहुंची कि नहीं, कमरा ढूंढा कि नहीं। ठीक है, सब कुछ सेटल्ड हो गया। तो मैंने एक खत भेजा अपने अब्बा को कि ऐसा है कि मैं अब दिल्ली में आ चुका हूँ और इस जगह पे रह रहा हूँ, मेरा वर्तमान पता यह है, आगे से पैसा वैसा भेजना होगा तो इसी पते पर भेजिएगा। और आज का दौर क्या है, आप खुद सोचो। आपके बिहेवियर का डे टू डे तो छोड़ दीजिए, मोमेंट टू मोमेंट स्क्रूटनी है कि नहीं। आप घर छोड़ते होंगे तो सबसे पहला सवाल था कि स्टेशन पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ठीक है, स्टेशन पहुंचे, गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची। आपको नहीं लगता कि बिना मतलब के डेटा जनरेट कर रहे हैं हम लोग, इसका कोई मतलब नहीं है। जिसको पहुंचना है वो पहुंच ही जाएगा। हम कांटेक्ट में तो हैं लेकिन डीप रूटेड कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हमारे समय की ये बहुत बड़ी बात है। हर पल क्या खाया, हाय तो हाय, उत्तर ऐसे ही जाता है ना, आंसर। ठीक है, अवेक तो यप। ठीक है, हैड योर डिनर तो यप, अगला यप। अब डिनर में हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, पहले इसका डेटा हमको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता था, आज आपको करना होता है कि नहीं। और इसलिए नहीं करना होता है कि आप न्यूट्रिशनल वैल्यू को लेकर कंसर्न हैं, बल्कि इसलिए शेयर करना होता है कि कुछ और चीजें उसमें शामिल हो गई हैं, अननेसेसरी एंजाइटी। ठीक है, अगर आप 1 घंटा घर वालों के कांटेक्ट में ना रहें तो उनको यही लगता है कि ये मर गया होगा। इतनी एंजाइटी हमारे जीवन में कहां से आई। 20 कॉल आ जाएंगे ना। मैंने तो काउंट नहीं किए, लेकिन यही लगा कि उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा। पहले लोग शांत रहते थे, घर से गया 2 महीने हो गए, कोई चिंता उनको नहीं है, वो गया है, पहुंच जाएगा, खत लिख देगा, खत मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसको जवाब दे दिया जाएगा कि चलो ठीक है, पहुंच गए हो तो ठीक से रहना, अपना ख्याल रखना। लेकिन आज का दौर देख लीजिए, ये क्रांति नहीं है क्या, ये क्रांति ही है। ठीक है, उसके अलावा आप देख लीजिए कि जो परंपरागत तरीके थे गांव के, ग्रामीण जो जीवन था, उसमें जो खेल कूद की चीजें होती थी, अब चीका, कबड्डी, इस तरह के लोग कितने लोग खेलते हैं। पहले क्रिकेट ने सबको समाप्त किया, अब क्रिकेट खुद ही सिसकी ले रहा है, समाप्ति के कगार पे है। क्योंकि अब आप क्या खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, पबजी या इस तरह की चीजें खेल रहे हैं। तो समय बदला है कि नहीं बदला है। अब आप समझ गए इतिहास किस चीजों का अध्ययन करता है। अगर यह अंतर्दृष्टि इतिहास के बारे में आपने अगर विकसित कर ली तो मैं आपको बताता हूं, एश्योर करता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। क्योंकि इतिहास विस्तार में नहीं है, इतिहास किसमें है, दिशा परिवर्तन में निहित है। ये समाज कैसे बदल रहा है, हम कैसे बदल रहे हैं, व्यक्तिगत संबंध कैसे बदल रहे हैं, व्यक्तित्वों के मूल्यांकन का मापदंड कैसे बदल रहा है। आज अगर आपने किसी का बर्थडे याद नहीं रखा तो आप दुनिया के सबसे निकृष्ट प्राणी हैं। यू डोंट डिजर्व एनी लव, यू डोंट डिजर्व एनी। और हमें किसी जमाने में हमने वैसा भी जीवन जिया है जब हमें अपना भी बर्थडे याद नहीं होता था, दूसरे का तो छोड़ दीजिए। जब हम कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, तो फिर लोगों ने जो हमारे करीब थे उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हारा सन साइन क्या है। तो हमने पहली बार सुना था कि सन साइन भी कोई चीज़ होती है। तो हमने बताया कि हमारा सन साइन ये है। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारी राशि ये है और तुम इस तरह के आदमी हो। उससे पहले हमें पता नहीं होता था कि हम किस तरह के आदमी हैं। ठीक है, ये क्रांति है कि नहीं है। ये तो मैं कुछ विशिष्ट चीजों की बात कर रहा हूं, आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देख लीजिए। हम बहुत बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजर रहे हैं। आर्किटेक्चर में आप देख लो उठा के, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में घर कैसे बना करते थे। एक बड़ा सा आंगन होता था, फिर उसके आसपास कमरे बने होते थे। ये ताऊ जी का है, ये चचा जी का है, इस तरह से होता था। पहले बाप एक होता था जो ये बोलता था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा। बोलता था ना कि बट तो तुम लोगों को जाना ही है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुम लोग साथ रह लो। आज क्या है, आज के बाप इस बात में प्राइड फील करते हैं कि 2 बेटे हैं, घर ऐसा बनाया है कि दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट
कर दिया है। ये सेपरेट होने का कंसेप्ट हमारे कल्चर में नहीं था, आया है कि नहीं आया? इसके बाद ही तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK पॉपुलर हुए हैं। और अगर 1 BHK 3 BHK और 3 BHK में 4 BHK में अगर आप पुरानी पीढ़ी को ला कर रख दें तो आपको नहीं लगता है कि आपको गाली दे के वहाँ से भाग जाते हैं कि रहो तुम अपने 1 BHK 2 BHK में? चूंकि वो जहाँ रहते थे, जिस जगह पे रहते थे, वहाँ प्राइवेसी का कोई महत्व नहीं था। वहाँ जो जहाँ तक चीज़ें दिखती थी वो उन्हीं की होती थी, या अगर उसमें किसी दूसरे की भी होती थी तो उनके साथ उसकी उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग थी कि उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं डालता था। आज देख लीजिए, अगर टीवी का साउंड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो पड़ोसी नॉक कर देगा आपके दरवाजे पे। क्रांति है कि नहीं? वैवाहिक संबंधों की बात कर लीजिए आप, पारस्परिक संबंधों की बात कर लीजिए। पहले हमारी पीढ़ी इस बात में विश्वास रखती थी कि मम्मी पापा ढूंढेंगे, और अब मम्मी पापा विश्वास रखने लगे हैं कि बच्चे ढूंढ लेंगे। ये कितना बड़ा परिवर्तन है, आप सोचो जरा। ठीक है, और ये कितनी जनरेशन में हुआ है? 1 से 1.5 जनरेशन में हुआ। इससे ज़्यादा इसमें समय 2 जनरेशन मान सकते हैं आप। हाँ, इससे ज़्यादा समय नहीं लगा है। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि भविष्य के इतिहासकार जब पलट के देखेंगे हमारे समय को, तो वो ये देखेंगे, भले हम लोग उस चीज़ की अनुभूति कर सकें या ना कर सकें, वो ये देखेंगे कि 21वीं शताब्दी का पूर्वार्ध या 20वीं शताब्दी का अंतिम चतुर्थांश, ये जो 50 साल है, यह एक क्रांति का दौर था जिसमें वो चीज़ें समाप्त हो रही थीं जो भारत में सदियों से व्याप्त थीं, और उन चीज़ों का प्रारंभ हो रहा था जो सदियों तक रहेंगी। आप बताइए, एआई का कंसेप्ट जो डेवलप हुआ है, ठीक है, हम लोग टीचर लोग भी थोड़े सशंकित हो गए हैं कि एआई कहीं हमें रिप्लेस ना कर दे। हाँ, बहुत बड़ी बीमारी हाँ। देखिए, वो कांटेक्ट है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। जो बढ़ा है वो कांटेक्ट है, वो कम्युनिकेशन नहीं है। जिसे आप अकेलापन कह रहे हैं, वो कांटेक्ट, देखिए कांटेक्ट में होना एक अलग चीज है, कम्युनिकेट करना एक अलग चीज है। पहले लोग ना लेटर्स लिखा करते थे, ठीक है, पारिवारिक लेटर्स भी लिखे जाते थे, जिसमें आपको अपने दृष्टिकोण के बारे में बात करने का मौका मिलता था, और दूसरा उसको ठीक से पढ़ता था और समझता था, और कोई त्वरित रिएक्शन नहीं देता था उसके ऊपर, सोच समझ के कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देता था। बात समझ गए? आज क्या है? हाय तो हाय। अब हाय का जवाब आने में अगर 2 मिनट की देरी हो गई तो कितने कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं? ये असुरक्षा की भावना है ना, ढाल लिया है, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा, ढाल लिया है या ढल गई हैं। कभी कभी व्यक्ति का दोष नहीं होता, समय का दोष होता है। या ये कह लीजिए कि एक पीढ़ी ऐसी होती है जिसको प्रगति की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी पीढ़ी वैसी ही पीढ़ी है। आने वाली पीढ़ियां इन सब चीज़ों की अभ्यस्त हो जाएंगी, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं सारोकार, हमारी जड़ें कहीं ना कहीं पुरानी समाज में निहित है। और जो नई चीज़ें आ रही हैं, जो नई व्यवस्था आ रही हैं, उनकी जो स्वीकृति का स्तर है हमारे मन में, वो थोड़ा कम है। इसी वजह से हमारे मन में द्वंद्व भी है। इसको पोस्ट मॉडर्न कन्फ्यूजन भी कहते हैं। तो हम कांटेक्ट में तो रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को। आप बताइए कि कितने लेटर्स आपने लिखे हैं पिछले 10 सालों में? एक भी नहीं लिखे हैं ना। ज्यादा से ज्यादा यही हुआ है कि खा लिया, पी लिया, सो रहे हो कि जग रहे हो, इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं हुई है, डीपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इसको? तो वी आर इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, बट नॉट इफेक्टिवली इंगेज्ड इन कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम ये है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, प्लस अलग से एटीट्यूड एक अलग से डेवलप हो गया है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तुमको समझना है तो तुम समझो, नहीं तो नहीं समझो। एक ये भी अलग एटीट्यूड का मामला क्रिएट हो गया। देखिए, पहले थोड़ी सी समाज में इंटरडिपेंडेंसी हुआ करती थी, तो इंटरडिपेंडेंसी में दूसरे सामने जो लोग होते थे उनकी कीमत हुआ करती थी, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई भी हो, उनकी कीमत हुआ करती थी, उनको खोने का डर भी होता था। अब वो डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो स्टेइंग इन कॉन्टेक्ट एंड engaging in effective communication, these two things are different things, they are not the same things, ठीक है। आज हम लोगों ने अपने आप को एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है, अपनी बातें शेयर करनी
बंद कर दी हैं। अगर शेयर करते भी हैं तो कैसी चीज़ें शेयर करते हैं, जो बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ें हैं, जिनको शेयर करने और न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मैंने अभी रोटी खाई कि चावल खाई, ये शेयर करके क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जीवन पे, या मेरे से साथ जो भी संबंधित लोग हैं उनके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं ना शेयर करूं तो हालत तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग उस चीज़ की कॉस्ट पे कर रहे हैं जो चीज़ हमें किसी भी तरह का लाभ नहीं पहुंचा रही। इतिहास का दोष है, आपका व्यक्तिगत दोष नहीं। कभी कभी समय का लाभ हमें मिल जाता है, जैसे समय का लाभ भी हमें मिला है। अगर आज से हम लोग 500 साल पहले पैदा होते तो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते, इतनी स्वतंत्रता हमें नहीं होती। हमें कोई गुलाम बना के 20 रुपये में दूसरे को बेच देता, ठीक है, और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज देख लीजिए, हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स भले ही पूरी तरह से इंश्योर नहीं कर सके हैं, लेकिन एनिमल राइट्स की बात भी करने लगे हैं कि नहीं करने लगे? तो हम लोग वक्त के बेनिफिशियरी भी हैं, प्लस जो आने वाला वक्त है उसमें जो प्रोग्रेस होने वाला है उसकी जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को किसे पे करना है? तो हर जनरेशन के अपने एडवांटेजेस होते हैं, अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। और इससे पहले कि कोचिंग वाले मेरे ऊपर बैन लगाएं कि रिवीजन की क्लास में तुम दर्शन की बात किए जा रहे हो और करे जा रहे हो, और आपके अंदर खुद से भी आत्मग्लानि हो कि हम तो यहाँ रिवाइज करने आए थे, दर्शन सुनने नहीं आए थे, इससे पहले हम लोग विषय की ओर रूपांतरित कर जाएं, ठीक है? तो चलिए, अगला विषय हमारा है खिलजी राजवंश, ठीक है? अरे पूछे जा रहे हो, नौकरी लोगे मेरी तुम तो, चलो पूछ लो, कोई बात जी। देखिए, सवाल ये है कि मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन में ये धारणा आती है, ठीक है, जैसे होता है ना कि कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है ठीक है, कि विगत वर्षों के प्रश्नों का बाजार ने बड़ा मिसयूज किया है। आपका ध्येय विगत वर्ष के प्रश्नों का उत्तर ढूंढना नहीं होना चाहिए, वो उत्तर पब्लिक डोमेन पे है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं जब कोचिंग करने आया था तो हमारे टीचर बड़े महान टीचर थे, उन्होंने मटेरियल थमा दिया था पॉइंट वाइज। मैं कह रहा हूँ, कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं, आप लोग भी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है। क्योंकि मेरे सामने जब टीचर के रूप में कोई जो व्यक्ति खड़ा था उसकी प्रवृत्ति मैंने पहचानी थी, तब नहीं पहचान पाई थी, थोड़े दिन बाद पहचान पाई थी। मैंने क्लास में, मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था पूरी तरह से, ग्रेजुएशन में मेरी इंग्लिश का लेवल ये था कि अगर कोई पैसे को मनी बोल देता था तो मैं प्रभावित हो जाता था उससे, और आज तक प्रभावित हूँ। एक वक्त ऐसा आया कि मैं इंग्लिश मीडियम का टीचर हो गया और आज मुझे अपनी हिंदी को रिकॉल करना पड़ रहा है समय समय पर, ठीक है। तो मैंने अपने उस टीचर से, इंग्लिश मीडियम के टीचर से डरते डरते ये सवाल पूछा था। वो कहे जा रहे थे कि पढ़ो और टिक मार लो, पढ़ो और टिक मार लो। नाम नहीं लूँगा मैं उनका, प्राइवेसी की बात है, प्लस हमारे आदरणीय हैं वो, उनसे सीखा ही हमने बहुत कुछ, और आप तक जो कुछ भी पहुंचा रहा हूं उसमें उनका भी बहुत कुछ है। ये बात समझ गए ना? पता हमें नहीं चलता कि हम किससे प्रभावित होते हैं, समय बताता है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का प्रभाव पड़ता है। हम संतुष्ट नहीं हैं उनसे, लेकिन प्रभावित जरूर है। तो हमने क्लास में डरते डरते, इंग्लिश मीडियम की क्लास में हिंदी में सवाल पूछा था कि सर आप कह तो रहे हैं कि टिक मार लिया जाए, लेकिन किसे टिक मार लिया जाए, टिक कहाँ मारा जाए, कलम कहाँ रुके हमारी? क्योंकि आमतौर पे आपने भी देखा होगा ऐसी किताबें जिसमें कि अगर शुरू के चैप्टर्स देखें तो उसमें पेंसिल भी है, उसमें पेन भी है, उसमें मार्कर भी है, उसमें साइड में सर्किल भी बना हुआ है, उसमें एरो भी लगा हुआ है। बस ऐसी किताबों के पन्ने आप पलटते चले जाएं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें गायब होने लगेंगी। अगर आधे तक पहुंचेंगे तो सर्किल्स गायब हो गए, हाइलाइटर्स गायब हो गए, ब्लू पेन ब्लैक पेन गायब हो गया, और आखिरी पेजेस तक अगर आप पहुंचेंगे तो पता चला कि सब कुछ गायब हो गया, वो पेज तो कभी पलटे ही नहीं गए। बहुत बड़ी सच्चाई है इस तैयारी की कि आप पढ़ ही नहीं पाते, पूरा स्पेक्ट्रम आपको पता ही नहीं चलता। जब भी आपने पढ़ना शुरू किया इस उद्देश्य से शुरू किया कि इसको बिल्कुल मास्टर कर लेना है, रीडिंग कंप्लीट ही नहीं हुई। आपने टास्क के अंदर एक नया टास्क क्रिएट कर लिया। टास्क था फेमिलियराइज करना, और आपका नया टास्क जो आपने क्रिएट किया वो था फाइनलाइज करना। दुनिया में कभी कोई चीज़ फाइनलाइज हुई है? कोई अंडरस्टैंडिंग, अंतिम अंडरस्टैंडिंग रही है?
अभी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, अभी आप मसूरी जाओगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिसमें आपको ये लगेगा कि अब तक जो पॉलिटी समझे थे वो बस ऐसे बच्चों का खेल था। तो एक एफर्ट में कहाँ कोई चीज़ समझ में आती है, एक बार में कहाँ कोई समझ में आती है। ये तो आपका अहंकार है जो आपको ये बताता है कि मैं बस पढ़ूंगा और समझ जाऊंगा और रट जाऊंगा। अहंकार के सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बार बार पढ़ना होता है चीज़ों को, एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कांटेक्ट में रहना होता है। इतना धैर्य जिसके पास होगा वो उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा। तो खैर मैंने उस टीचर से सवाल पूछा था कि सर कहाँ टिक मारा जाए, तो टीचर भी हंस दिए थे, बाकी बच्चे भी हंस दिए थे, और मैं शर्मिला स्वभाव से थोड़ा हूँ ही, आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा, अब तक लग गया है ना। और मैं शर्मा गया था। तब से लेकर ये घटना बहुत बरसों पहले घटी थी, आज तक मैं यही ढूंढ रहा हूं कि टिक कहाँ मारा जाए। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस सवाल का जवाब ढूंढ पाया हूं कि नहीं ढूंढ पाया हूं। ठीक है, लेकिन टिक कहाँ मारा जाए, यानी कि महत्वपूर्ण चीजें कौन सी होती हैं। कल जो स्कीम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो उसी का हिस्सा था कि टिक कहाँ मारा जाए, इनसर्कल किसे किया जाए, अंडरलाइन किसे किया जाए। नहीं तो एक किसी भी विषय के बारे में हजारों तथ्य हो सकते हैं। अब मैं आपसे मिला हूं, आपके जीवन में एक नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ है जिसका नाम है वसीम सिराज खान, शॉर्ट में उसको WSK बोलते हैं, वो मैं हूं। ठीक है, आपके जीवन में आज से एक हफ्ता पहले मैं नहीं था। ठीक है, एक नई एंट्री है कि नहीं आपके जीवन में। ठीक है, एक नई एंट्री है। तो मेरे बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर क्या आपके लिए मायने रखता है? नहीं रखता ना। लेकिन मेरे डॉक्टर के लिए, मेरा इनकम आपके लिए मायने रखता है, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए, IT डिपार्टमेंट के लिए मायने रखता है कि नहीं? वैसे ही एक विषय के बारे में हजारों तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या मायने रखता है? तो उसके लिए तो फिर अपने आप को भी पहचानना होगा ना कि आप कौन हैं। तो आप सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट हैं, सिविल सर्विसेज की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से किसी एक दिए हुए विषय में कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, कौन सी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, ये मायने रखता है ना। अब एक विवाह बारात समारोह, कल एग्जाम्पल दिया था मैंने प्रसंग, बस उसका डिस्क्रिप्शन हो, तो कुछ लोग विवाह में ये इस बात में रुचि ले सकते हैं कि फूफा जी खाना खाए कि नहीं खाए। वैसे फूफा एक ऐसा संबंधी है जो हमेशा रूठा ही रहता है। ठीक है, कि कितनी गाड़ियां आई थी, कितने लोग, यूपी बिहार में कल्चर है बंदूक लेके जाने का। ठीक है, कितने गन्स आए थे, किस बराती ने खाना खाया, वो भी तो उस बारात के विस्तार में ही जा रहा है। ठीक है ना, इस तरह के हजारों डिटेल्स हो सकते हैं। लेकिन उसी बारात में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उस विस्तार के बारे में न सोचकर ये सोच रहा हो कि विवाह की संस्था कब विकसित हुई, कैसे विकसित हुई, विवाह के रूप कितने होते हैं। ठीक है, विवाह के साथ उत्तरदायित्व किस तरह के आते हैं, विवाह संबंधों को कब तक और किन परिस्थितियों में चलाया जा सकता है। दोनों ही विस्तार की तरफ सोच रहे हैं। अब आप मुझे स्वतः बताइए। ठीक है, रिवीजन की क्लास है, लेकिन इतनी लिबर्टी लेना चाहूँगा क्योंकि अगर आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होगा तो मौलिक परिवर्तन होगा। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा व्यक्ति SSC की तरफ जा रहा है, कौन सा व्यक्ति स्टेट सर्विसेज की तरफ जा रहा है, और कौन सा व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहा है, IAS की तरफ जा रहा है। आप खुद बताएं। वह व्यक्ति जो गाड़ी गिनने में बिजी है, वो भी तो विस्तार की बात ही कर रहा है। आप कभी कहते हैं ना कि कितनी गहराई से पढ़ें, पहले गहराई का मतलब तो समझो, ये गहराई का मतलब क्या होता है। गहराई का मतलब अगर विस्तार से है तो बिल्कुल भी मत जाओ, उसकी जरूरत ही नहीं है आपके लिए। लेकिन अगर गहराई का मतलब समझ से है तो उधर तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो अक्सर आप सवाल पूछते हैं, आप में से भी कुछ लोगों ने क्लास के बाहर पूछा हुआ है मुझसे कि कितनी गहराई में जाए, कितनी डेप्थ में जाए। तो डेप्थ का मतलब अगर डिटेल्स हैं तो बिल्कुल आपको नहीं चाहिए, कभी कभी चाहिए। असल मतलब यह है कि स्टैटिस्टिक्स एक डिपार्टमेंट है मैथमेटिक्स का जो ये कहता है कि डेटा इज मीनिंगलेस अनलेस अंटिल रिड्यूस टू सम कंक्लूजन। अब आप बताइए कि IAS का जिस लेवल का एग्जाम है, अगर ये नौकरियां अलग हैं बाकी नौकरियों से, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी कि नहीं होगी। इसमें अलग स्तर का बौद्धिक परिचय आपको देना होगा कि नहीं देना होगा। यहाँ पॉजेशन ऑफ नॉलेज से ज़्यादा प्रोसेसिंग ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइए कि आपके पास 2 मोबाइल सेट हैं। ठीक है, एक है 100 GB उसकी मेमोरी है, चलो 100 GB तो बहुत कम हो गया आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से, 500 GB मान लेते हैं, और उसका रैम है 10 GB। एक दूसरा डिवाइस है जिसकी मेमोरी है 250
GB और उसका रैम है 50 GB। आप बताओ आप किसको लोगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? दूसरे वाले को लोगे ना, ठीक है, कि 250 मेमोरी है लेकिन रैम कितना है, 500 GB है। अब आप बताओ यूपीएससी किसको लेगी, जो बहुत जानता है या वो जो जानता है कि वो क्या जानता है, किसको लेगी? बस यही खेल है, यही मर्म है, यही रहस्य है। समझ सकते हो तो समझ लो, बाकी तो बाजार है ही, आप भी हैं हम भी हैं, धंधा भी चलता रहेगा, तैयारी भी चलती रहेगी और तैयारी की तैयारी भी चलती ही रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट इज कि उस नॉलेज का उद्देश्य क्या है, उसका प्रसंग क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। वापस लौटते हैं उस बारात पे। तो जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि विवाह की संस्था कैसी है, वह व्यक्ति यूपीएससी की तरफ जा रहा है। और जो व्यक्ति विस्तार के नाम पर यह सोच रहा है कि गाड़ियां कितनी आई थी, उसमें स्कॉर्पियो कितनी थी, फॉर्च्यूनर कितनी थी और बंदूकें कितनी आई थी, वो किस तरफ जा रहा है? वो एसएससी की तरफ जा रहा है। दोनों ही अपने अपने हिसाब से विस्तार की तरफ जा रहे हैं। आपको अपनी दिशा तय कर लेनी है कि आपको किस तरफ जाना है। पुराने ज़माने में जब अभी बात हो रही थी ना लेटर्स राइटिंग की, पुराने ज़माने में जब लेटर्स राइटिंग हुआ करती थी तो लास्ट में एक स्टेटमेंट, शुरू में ना उसमें कुछ फिक्स लाइंस हुआ करती थी, कल्चर के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से भी होती थी। जैसे ये होता था कि बाकी सब ठीक है, आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार प्राप्त हुआ, ठीक है, और बाकी मैं काली माँ से, हिंदू लोग होते थे तो काली माँ से प्रार्थना करते थे, मुसलमान लोग होते थे तो अपने आराध्य की प्रार्थना करते थे। ये प्रार्थना करता हूँ कि बाकी आगे भी सब कुछ ठीक रहे, ऐसा ही होता है, उनकी भाषा ऐसी होती थी। फिर बाद में लिखा जाता था कि बाकी सब ठीक है लेकिन बात यह है कि, ठीक है, हाँ। फिर उसमें आपने देखा होगा कि अंत में एक चीज लिखा जाता था, और ज्यादा क्या लिखूं, बाकी सब ठीक है, लिखा होता था कम पढ़ना ज्यादा समझना। यूपीएससी का मर्म यही है, कम पढ़ना ज्यादा समझना। नॉलेज तो आज इतना एक्सेसिबल है। अब आप बताओ कि क्या भारत सरकार आपको इसलिए अपॉइंट करेगी कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है? वो आपसे कभी बुला के कोई अधिकारी आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि तुम तो बहुत पढ़ लिख कर क्वालिफाई किए हो, ये बताओ बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था? पूछेगा कभी? वो गूगल कर लेगा, उसको पता लग जाएगा। तो फिर आपकी उपयोगिता क्या है? आपकी उपयोगिता आपके ज्ञान के कारण नहीं है, आपकी उपयोगिता किसी और कारण से है। अगर समझ सकते हो इस चीज को तो समझ लो, अन्यथा बाजार तो है ही, आप भी हो हम भी यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। आप भी चलते रहोगे और हम भी चलते रहेंगे। आपने मुझे भावुक कर दिया तो ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो बाजार जैसे जैसे रूप लेता है हमें भी वैसे वैसे रूप लेना आता है। क्योंकि अंतिम सत्य यह है कि सबको सरवाइव करना है, पैसा तो कमाना है कि नहीं कमाना, ठीक है। तो समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह कि रट कर आईएएस हो जाता है तो कितनी चीजें रट लोगे आप बताना जरा मुझे। कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स बिरादरी में भी एक हीन भावना होती है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो क्वालिफाई कर तो सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। वो कारण ढूंढते हैं, कारण अपने अंदर नहीं ढूंढते हैं, कारण यूपीएससी में ढूंढते हैं कि अगर हमारा एक बार पीटी हो गया होता तो मेंस में मुझे कोई रोक नहीं सकता था। देखे होंगे ऐसे इस तरह के प्रलाप, इस तरह के। लेकिन आईएएस किसका होता है? रटने वालों का होता है। तो अगर मेरा नहीं हुआ तो इसलिए नहीं हुआ कि मेरे अंदर योग्यता की कमी थी, बल्कि इसलिए नहीं हुआ कि मेरा दृष्टिकोण अलग था या मैं औरों से अधिक योग्य था, क्योंकि यूपीएससी तो रटने वालों का होता है, ठीक है। यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है आपको कि सर जब आप तैयारी कर रहे थे नहीं समझ पाए चीजों को, ठीक है। आज आप समझ पाए हैं और इसलिए आप समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आप सही समझा रहे हैं। लेकिन उस अपराध बोध से तो बाहर निकलिए, ठीक है। आप अपनी असफलता के कारण ढूंढने के चक्कर में दूसरों को क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं? यूपीएससी रटने वालों का कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि रटने की एक सीमा है, ठीक है। लेकिन यह कि यह बताएं कि नहीं हमारा इसलिए नहीं हुआ कि हमसे रटा नहीं जा सका, मेरा दिमाग किसी सुपीरियर क्वालिटी का बना था
और इस वजह से हम रट नहीं पाए चीज़ों को, तो मेरा नहीं हुआ। यूपीएससी रटने वालों का होता है। ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो अपराध बोध है, ठीक है, ये जो हीन भावना है, ये उसका परिलक्षण करता है। यूपीएससी कभी भी आप उठा के शुरू से आखिर तक देख लीजिए, और ये बात मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, कभी भी रटने वालों का नहीं रहा। कुछ ही चीज़ें रटने लायक रही हैं, कुछ ही चीज़ें रटने लायक रही हैं जिसको लोगों ने रटा भी है, ठीक है, और हो सकता है कि उस रटने की विद्या ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई हो सकता है ऐसा। इसलिए ऐसी आभा भी विकसित हो सकती है कि मेरा सिलेक्शन रटने के कारण हुआ। लेकिन आप बताओ, सिलेबस तो आप भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, प्रश्नों की प्रकृति आप भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आप खुद अपने ज़मीर से डिसाइड करो कि क्या यह रटने का एग्जाम है या समझने का एग्जाम है। ठीक है, तो बस मर्म इतना शामिल है। इससे पहले कि कोचिंग वाले मेरा पैसा काटें, ठीक है, कि रिवीजन की क्लास में प्रवचन करके तुम समय नष्ट कर रहे हो, हम लोग फिर से एक बार सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। एक बार आए थे लेकिन फिर से दिशा भ्रमित हो गई थी, ठीक है। अब आएंगे तो सिंसियरली आएंगे और बिल्कुल नहीं भटकेंगे। और उसके लिए तरीका यह है कि मैं नाम लिख दूं खिलजी वंश, और शासकों का नाम लिख दूं जलालुद्दीन खलजी, और दूसरा इसको तो बॉलीवुड ने वैसे भी मशहूर कर रखा है, और तीसरा मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। और एक कंसेप्ट हम लोगों ने कल इशारों में मैंने आपको बताया था, वह है खिलजी क्रांति। इसी क्रांति शब्द से बात आगे बढ़ती चली गई थी। ये क्रांति किसे कहते हैं? मौलिक परिवर्तन जब भी हो उसको क्रांति कहा जाता है, जब इतिहास अपनी दिशा निर्धारित करे। अक्सर दशा में परिवर्तन जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता तब तक उसको क्रांति नहीं माना जाता, ठीक है। तो खिलजियों के दौर में आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक चीज तो तय है कि इन 3 शासकों में जो बोर्ड पे लिखे गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अगर कोई संकल्पना ऐसी है जिसको खिलजी क्रांति कहा जा सकता है, तो उस खिलजी क्रांति का वास्तविक वाहक कौन होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। लेकिन बाकी लोग भी संबंधित हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इन 3 शासकों की बात कर लेते हैं। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पे बैठा तो इसने भी कुछ कांड किए। कांड तो समझते होंगे, ये हिंदी भाषा का बड़ा प्रचलित शब्द है, प्रसंग बस इसका अर्थ तय होता है। तो ये जब तुगलक वंश में अराजकता फैल गई थी, बलबन के लगे हाथ में बता दूं कि बलबन बहुत अनुशासित व्यक्ति था। बलबन की मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद तो पहले ही मर चुका था, और दूसरा बेटा था बुगरा खान। वो इतना डरा सहमा था दिल्ली की राजनीति से कि उसने यह कहा कि मेरे लिए बंगाल ही ठीक है, ठीक है। तो वो वापस नहीं लौटा। तो फिर हुआ ये था, ये प्रसंग बस मैं आपको बता रहा हूं कि बलबन का पोता, बेटा नहीं, बलबन का पोता गद्दी पर बैठा, और बलबन के उस पोते का क्या नाम था? उसका नाम था कैकूबाद। नाम भी उसने ऐसे ही रखे थे, ठीक है। राज परिवारों के लोगों के नाम भी थोड़े आम आदमी से अलग हट के होने चाहिए कि नहीं चाहिए? अब पता चला कि आप राजा के बेटे हैं, राजकुमार हैं, और आपका नाम है चिंटू। क्या प्रभाव पड़ेगा प्रजा पर? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हो सकता हो कि प्रजा आपका वो सम्मान न कर सके जो आपके पिताश्री, जिनका नाम था ठाकुर अभय सिंह रघुवंशी। ये नाम देखने में कैसा लग रहा है? थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है ना कि शासक समूह का नाम है, भारी भरकम, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि अगर आपके नाम में अभी भी कोई त्रुटि है, कल बात हो रही थी ना कि बिहार बोर्ड नाम इधर उधर कर देता है, अभी से सही करा लो, वरना पता चला कि आप बन गए IAS, नीचे लिखा हुआ है बोर्ड पे भा प्र से, और आपका नाम लिखा हुआ है सोनू, तो जनता पे क्या असर पड़ेगा? लिखा हुआ है भा पू से, भारतीय पुलिस सेवा, और नाम लिखा हुआ है नीचे मुन्नी, गुड़िया, गुड्डी, क्या असर पड़ेगा? तो नाम थोड़ा अभी से भारी भरकम बनाने की कोशिश शुरू कर दो। ये आपको कोई बताएगा नहीं, असल तैयारी तो कोई कराता नहीं है।
जैसे असल इतिहास कोई नहीं पढ़ाता। ये मैं बता रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना, नाम थोड़ा भारी भरकम होना चाहिए। और ये वजह थी कि जब पुराने ज़माने में लोग शासक बनते थे तो नाम भले ही उनका छोटा होता था। जैसे मुगल वंश में एक शासक है जिसका नाम था खुर्रम, उसके दोस्त उसको क्या बुलाते थे, खुर्रू बुलाते थे, या ऐसे कुछ बुलाते होंगे। लेकिन उसने शासक बनने के बाद अपना नाम रखा 2 किलोमीटर लंबा। ठीक है, पहले के 1.5 किलोमीटर से हमारा मतलब नहीं है, बाद का जो आधा किलोमीटर है उसमें था, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, शहनशाह, पता नहीं कौन कौन सा। तो ये शासक वर्ग की प्रवृत्ति होती है कि नाम कैसे होने चाहिए, थोड़े भारी भरकम होने चाहिए। तो कैकुबाद नाम देखिए, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, थोड़ा अलग हट के लग रहा है। आज भी कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, उनके घरों में बच्चों के नाम कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो आप नहीं, एक बार में तो समझ ही नहीं पाएंगे, आप पहली बार सुन रहे होंगे, फिर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि एक्चुअली दिस इज स्पेनिश टर्म। ठीक है, और इससे आपको पता लग गया कि परिवार बड़ा पढ़ा लिखा ठीक है, स्पेनिश भी इसको आती है, और इसका मतलब होता है सुबह की धूप। तो ये भी समझ में आ गया आपको। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं होता, होता है ना। हाँ, आमतौर पे तो होता है, बाकी आप अगर विशेष समुदाय से संबंध रखते हैं तो उसे हमारा कोई मतलब नहीं। तो कैकुबाद भाई साहब ने, जब बहुत अनुशासित जीवन आदमी व्यतीत करता है और अचानक से अनुशासन खत्म हो जाए तो क्या होता है, वो फिर अपनी जिंदगी जीनी शुरू करता है। व्यक्तिगत प्रसंग है, बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं कि मेरे ऊपर से जब अनुशासन खत्म हुआ, मतलब था, तो मैं बॉम्बे भाग गया था ऐश करने। बहुत पहले की बात है, समय नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कैकुबाद ने ऐश करना शुरू किया और एक, ये पीटी का प्रश्न हो सकता है, एक ऐशगाह बनवाई। ऐशगाह समझते हैं ना, जहां ऐश किया जा सके। ठीक है, ऐश करने के तरीके जो हमारे समय में हैं वैसे ही उनके समय में भी रहे होंगे, ऐसा क्या लगता है आपको? आज हम कैसे ऐश करते हैं, चाय पी के ऐश कर लेते हैं, ये गरीबों की ऐश है, अमीरों की ऐश कुछ अलग तरीके की हुआ करती है। तो इसने एक ऐशगाह बनवाया जिसका नाम था किरलोखरी। दिल्ली में आज भी एक गांव है जिसको किलोखरी कहते हैं, जमुना के किनारे बसा हुआ। कैकुबाद किसका उत्तराधिकारी था? बलबन का। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं कि जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पे कैसे बैठा। अव्यवस्था फैल गई, बलबन की मृत्यु के बाद उसकी उपलब्धियां उसके समय तक सीमित रहीं। कई बार इतिहास में ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दिखते हैं जिनकी उपलब्धियों को आगे ले जाने वाला कोई वारिस नहीं मिला। शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा आपने, बलबन का नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। ये इसी तरह के लोग थे कि जिनकी उपलब्धियां उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां बनकर रह गई। ठीक है ना। तो कैकुबाद ने किरलोखरी गांव बसाया, आज भी है ये आश्रम की तरफ। आश्रम समझते हैं ना, दिल्ली में एक जगह है किरलोखरी गांव है, जमुना नदी के किनारे। और यहीं बैठकर इसने ऐश करना शुरू किया। इतना ऐश किया, इतना ऐश किया कि इसको लकवा मार गया। कुछ ज्यादा ही कर लिया, बीपी बढ़ गया होगा इसका। उस समय डॉक्टर रोज रोज थोड़े ना चेक करते थे, तो इसका बीपी बढ़ गया और इसको लकवा मार गया, तो ये हो गया पैरालाइज्ड। फिर इसके बाद इसका बेटा, ये खुद ही बेबी था, अभी खुद ही छोटा बच्चा था, बलबन का पोता ही तो था, और बलबन के उस अनुशासन को कैरी करना इसके बस की बात नहीं थी। प्लस इसका दृष्टिकोण भी ऐसा नहीं था। बलबन का अनुशासन जैसे खत्म हुआ, इसने ऐश करना शुरू किया और उस हद तक किया कि लकवा मार गया। तो इसके बाद इसका बेबी, और छोटा बेबी, कैयुमर्स, सुना होगा आपने नाम, यह गद्दी पर बैठा। ठीक है, कैयुमर्स। तो अब एक है कि एक बेबी लकवाग्रस्त, दूसरा बेबी गद्दी पे बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है, छोड़ दीजिए, वो इतना छोटा था कि लेटा ही हुआ था लगभग। अब जब यह अव्यवस्था फैली तो यह खबर किसको पहुंची? जलालुद्दीन खिलजी को, जो उस समय पश्चिमेतर के क्षेत्रों में तैनात था। आपको पता है कि बलबन ने एक परंपरा शुरू की थी जिसके अनुसार जो भी बहुत ही योग्य सेनानायक होते थे या सबसे योग्य सेनानायक होते थे, उनकी नियुक्ति कहाँ होती थी? पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों में होती थी, ताकि वो मंगोल आक्रमणकारियों का सामना कर सके। तो जलालुद्दीन खिलजी आया तो उसने क्या किया, कैयुमर्स को मार डाला। मार तो इसे भी डाला, लेकिन ऐसे नहीं मारा इसको, उसने जीते जी जमुना नदी में उठा के फेंक दिया। यहाँ पैरालाइज ही फेंक दिया, वो तैर भी नहीं पाया होगा बेचारा।
और जमुना नदी में फेंकने के बाद आप समझ सकते हैं कि वो अपने कलकत्ता इलाहाबाद होते हुए पहुंच गया होगा। कहाँ वो? इलाहाबाद होते हुए अपने पापा के पास, बुगरा खां कहाँ था वो? बंगाल में था। डेड बॉडी ही पहुंची होगी। और फिर ये गद्दी पे बैठता है, और गद्दी पे बैठने के बाद यह अनाउंस करता है, सोचिए, गद्दी प्राप्त करने के तरीके हमेशा से अलग रहे हैं और शासन चलाने के तरीके भी अलग रहे हैं। इस तरह से गद्दी प्राप्त करने के बाद यह व्यक्ति कहता है कि मैं एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। यह कथन किसका है? शायद वह अमीर वर्ग को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता था कि बलबन की नीतियां परिवर्तित हो चुकी हैं। बलबन ने लगभग सबको नुकसान पहुंचाया था, अमीर वर्ग को भी नुकसान पहुंचाया था, अनुशासन के नाम पे, तो कभी न्याय के सिद्धांत के नाम पे। और इसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन यह किया कि राज्य के उदारवादी स्वरूप, किसकी बात हो रही है? जलालुद्दीन खलजी की बात हो रही है। राज्य के उदारवादी स्वरूप को उसने पुनर्स्थापित किया, या ये कह सकते हैं कि पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया कि मैं एक चींटी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। यह कहने वाला शासक कौन है? जी। दूसरी चीज इसके बारे में यह था कि जलालुद्दीन खलजी की बात हो रही है अभी, जो संस्थापक है खलजी वंश का, कि धर्म और राज्य का क्या संबंध था मध्यकाल में। यह इतिहासकारों के बीच में हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। कुछ इतिहासकार इस स्तर तक जाते हैं जो कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक थियोक्रेसी था, यानी कि धर्मतंत्र था। धर्मतंत्र का मतलब ये होता है कि एक धर्म था इस्लाम, उसकी एक पुस्तक थी कुरान, उलेमाओं का एक वर्ग था जो उसकी व्याख्या करता था, और पूरा शासन तंत्र इस्लाम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चलाया जाता था। अगर ऐसा है तो क्या है? धर्मतंत्र है। अगर ऐसा नहीं है तो धर्मतंत्र नहीं है। हम लोग देख चुके हैं कि इल्तुतमिश जैसे शासकों ने किस तरह से उलेमा वर्ग की अनदेखी की थी, याद है ना आपको? बलबन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि बलबन ने किस तरह से अपने राजत्व के सिद्धांत के विकास करने के दौरान इस्लामिक परंपराओं से प्रभावित नहीं हुआ था। उस प्रक्रिया में और बढ़ोतरी होती है। यह व्यक्ति, इसका एक कथन है जो अपने बारे में कहता है कि मैं हिंदुओं को, ठीक है, अपने किले की छत से देखता हूं कि वो किले के पास से अपने धार्मिक जुलूस निकालते हैं, मूर्ति निकालते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जुलूस निकलता है। और वो ये कहता है कि मैं उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करता, मैं उसे रोकता नहीं। इसे शासक की उदारता का भी परिचय मान सकते हैं आप, और शासक की व्यवस्था का भी परिचय मान सकते हैं। क्योंकि अभी दिल्ली सुल्तान हो सकता हो कि इस स्थिति में ना हो कि इस मामले में हस्तक्षेप कर सकें, लेकिन यह अपने दृष्टिकोण की बात करता है कि मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। यानी कि राज्य और धर्म के पृथक्करण की जो प्रवृत्ति पहले से चली आ रही थी, खिलजियों के शासनकाल में वह प्रवृत्ति और अधिक बलवती होती है। यह समझ गया? तो दिल्ली सुल्तान कौन सा है जो कि कहता है कि अपने किले से वह हिंदुओं के जुलूसों को देखता है और उसको रोकने की कोशिश नहीं करता? यह है जलालुद्दीन खलजी। और जलालुद्दीन खलजी ने एक और बात कही, उसने कहा कि मेरे शासन का उद्देश्य प्रजा का हित करना है। इससे पहले किसी ने इस तरह की बात इतने स्पष्ट रूप से नहीं की थी कि शासक शासन करेगा, किसके हित में शासन करेगा? प्रजा हित में शासन करेगा। यानी कि राज्य का हित महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण हित किसका है? प्रजा का। ये एक नवीन दृष्टिकोण था, और यह नवीन दृष्टिकोण खिलजी क्रांति का एक अंग है, खिलजी क्रांति का एक भाग है। ये बात समझ गए आप? लेकिन जलालुद्दीन खिलजी सिर्फ अपने मंतव्यों को ही स्पष्ट कर पाया। जो कुछ भी उसके मंतव्य थे, उनकी दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठा नहीं सका। कारण यह था कि बहुत कम दिनों तक शासन किया, और उसका कारण यह था कि उसके भतीजे, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ने उसे मार डाला और गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसके विस्तार में नहीं जाना है, ठीक है, कि कैसे उसने उसे धोखे से इलाहाबाद बुलाया और कड़ा कहते हैं। उससे पहले किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियानों के तहत कुछ धन प्राप्त किया था, जिसको उसने सुल्तान को जब नहीं दिया तो सुल्तान ने खुद से इनिशिएटिव लिया और अपने भतीजे से मिलने गया, और किस तरह से उसके एक स्वामी भक्त सेवक ने उसकी हत्या कर दी थी। उस विस्तार में मत जाइए, आप इतना मानिए कि जलालुद्दीन खिलजी
मारा गया किसके हाथों? अलाउद्दीन खिलजी के हाथों, और अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पर बैठने के बाद ही खिलजी क्रांति जिसे कहते हैं उसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हुआ। बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पहले ये देखते हैं कि उन चीजों में क्या परिवर्तन हुआ जिसकी बात जलालुद्दीन खिलजी बहुत पहले कर चुका था। जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि वह प्रजा के हित में शासन करना चाहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विरोध तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उसने शासन किया, ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जनता के हित की जगह किसके हित को प्राथमिकता दी? स्टेट इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी। दृष्टिकोण परिवर्तन है कि नहीं, एक ही जनरेशन में। लेकिन जहां तक धर्म की बात है और धार्मिक दृष्टिकोण की बात है, तो अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रखर आलोचक हैं, आपको पता नहीं इतिहास में वाद विवाद होता रहता है, राइट विंग लेफ्ट विंग, तो जो प्रखर आलोचक हैं वह भी इस बात को मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों पर धर्म का प्रभाव नहीं था। उसने धार्मिक दृष्टिकोण से शासन नहीं किया था। उसका एक प्रमाण यह है कि उसने अपने एक मित्र जिसका नाम था अलाउल मुल्क, वो दिल्ली का कोतवाल था। जैसे मलिक फखरुद्दीन बलबन के ज़माने में दिल्ली का कोतवाल था, अलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में दिल्ली का कोतवाल था। जैसे बलबन की मित्रता किसके साथ थी? फखरुद्दीन के साथ थी, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मित्रता अलाउल मुल्क के साथ थी। तो अलाउल मुल्क के साथ उसने अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर की। एक इच्छा यह थी, उसने कहा कि मैं एक नया धर्म बनाना चाहता हूं। पूछे कि यह संकल्पना या यह किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने कहा कि मैं एक नया धर्म बनाना चाहता हूं। अब अगर इस्लाम की बात करें, इस्लामिक थियरीज की बात करें, तो इस्लाम की मान्यता यह है कि इस्लाम आखिरी धर्म है। इस्लाम अपने से पहले के धर्मों को तो स्वीकार करता है, लेकिन साथ में यह भी मानता है कि अब इसके बाद कोई नया धर्म पैदा नहीं होगा, इसलिए कि जो इस्लाम के प्रॉफिट हैं वो गॉड के आखिरी चुने हुए व्यक्ति हैं, उसके बाद कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या कह रहा है कि वो नया धर्म बनाएगा। क्या उसका दृष्टिकोण धार्मिक लग रहा है? यह इच्छा उसने जाहिर की। इच्छा उसने किसके साथ जाहिर की? अलाउल मुल्क के साथ जाहिर की, जो कि उसका दोस्त था। अलाउल मुल्क ने उससे ये कहा कि हुजूर ठीक है, आप धर्म नया बना लीजिए, लेकिन आपका धर्म मानेगा कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी का जवाब ये था कि तुम ये बताओ कि कौन नहीं मानेगा। बलबन ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सिद्धांत का सहारा लिया। अक्सर विचारों की बात वो करते हैं जिनके पास वास्तविक पावर थोड़ा कम होता है, राजत्व का, दैवीय अधिकार का सिद्धांत और वो सब। अलाउद्दीन खिलजी सैनिक दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण था कि उसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसको कोई स्वीकार करता है कि नहीं करता है। उसको पता था कि वो जो चाहेगा वो कर लेगा। तो उसने ये कहा था कि कौन नहीं मानेगा, तुम ये बताओ। उसने कहा कि मेरे 4 दोस्त हैं और इन 4 दोस्तों की मदद से मैं इस धर्म को सबसे मनवाऊंगा। ठीक है। और ये 4 दोस्त कौन थे? तो अपने 4 प्रसिद्ध मिलिट्री कमांडर्स की बात कर रहा था, जिनके नाम आपके लिए अलग से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उसमें से एक का नाम था उलूग खान, दूसरे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख जो सेना नायक थे, क्योंकि साम्राज्यवाद यहीं से शुरू होता है। दूसरा उसका छोटा भाई था, उसका नाम था नुसरत खान। तीसरा जो था वह था जफर खान, और चौथा जो उसका कमांडर था उसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को आप लोग जानते होंगे। ये 4 उसके कमांडर थे। उसने कहा कि मेरे 4 दोस्त हैं और इन 4 दोस्तों की मदद से मैं अपने धर्म को सबसे मनवाऊंगा। ध्यान रखिए कि इस्लाम के प्रचार के लिए अपने इन 4 दोस्तों का प्रयोग वो नहीं कर रहा था, और न इस्लाम के प्रचार के लिए उन 4 दोस्तों के प्रयोग की बात कर रहा था, बल्कि अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए, निजी धर्म के लिए उसकी बात कर रहा था। यानी कि धर्म और राज्य का जो पृथक्करण है, वह पृथक्करण खिलजियों के शासन काल में और बढ़ता है। ये बात समझ गए आप? इसमें से मलिक काफूर दक्षिण अभियानों के लिए जाना जाता है, उलूग खान और नुसरत खान गुजरात विजय के लिए जाने जाते हैं, और जफर खान
मंगोलों के विरुद्ध अपने संघर्ष के लिए जाना जाता है, जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रामक नीति अपनाई थी। इससे पहले बलबन ने रक्षात्मक नीति अपनाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रामक नीति अपनाई थी। उसके किसी अधिकारी ने जब उससे यह कहा था कि हुजूर मंगोलों के साथ समझौता कर लिया जाए, तो उसने कहा था कि तुम नबी संदे के बेटे हो, यानी कि क्लर्क के बेटे हो, तुम्हारी सोच छोटी ही रहेगी, और हम अहले सैफ हैं, यानी कि तलवार चलाने वाले लोग हैं, हम तो लड़ेंगे। तो उसने समझौतावादी नीति अब नहीं अपनाई थी। हालांकि दिल्ली की सुरक्षा के लिए उसने एक नया नगर बसा जरूर लिया था, जिसका नाम था सीरी। सीरी फोर्ट आप आज भी सुनते होंगे, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम भी है। तो मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और उसका यह कमांडर जफर खान इतना महत्वपूर्ण था अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में कि कुछ लोग बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को भी इससे जलन होने लगी थी। क्योंकि मध्यकाल में आप समझ सकते हैं कि राजवंशों की वैधता सिर्फ सैनिक शक्ति के ऊपर आधारित थी, और जो भी सैनिक शक्ति से महत्वपूर्ण होगा वो अपना राजवंश बना सकता था। तो कुछ लोग यह मानते हैं कि जफर खान जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया, वह इस वजह से मारा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने समय पर सहायता उसे नहीं भेजी, और उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वह मारा जाए, क्योंकि उस जैसे प्रतिभाशाली कमांडर के जीते हुए अलाउद्दीन खिलजी की गद्दी पर स्थिति उतनी सुनिश्चित नहीं होती। ये बात समझ गए? तो अगर यह प्रश्न पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा कमांडर मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था, तो उत्तर क्या होगा? जफर खान। किसने दक्षिण की विजय की थी? तो मलिक काफूर। गुजरात की विजय जो कि उसकी प्रथम विजय थी, वो किसने की थी? उलू खान एंड नुसरत खान ने। ये बात समझ गए आप? अब आइए, एक तो एक काम इसने ये किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि वह नया धर्म बनाना चाहता है। उसने एक अपनी बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने एक अपनी और इच्छा जाहिर की थी, और उसी व्यक्ति से जाहिर की थी। उसने कहा कि यार मैं ये सोचता हूँ, अलाउल मुल्क उसका यार था, दोस्त था, कि दिल्ली का प्रशासन मैं तुम्हारे हाथों में छोड़ दूं और मैं सिकंदर की तरह खुद विश्व विजय पर निकल जाऊं। तो उसके दोस्त ने उसे कहा था कि थोड़ा धीमे चलो, औकात में रहो, क्योंकि वही उससे ऐसी बात भी बोल सकता था, बाकी किसी का उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं था। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात मानकर हम विश्व विजय पे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन हम एक टाइटल जरूर ले लेते हैं। तो उसने एक टाइटल लिया जिसका नाम था सिकंदरे सानी। सानी का मतलब क्या होता है? सिकंदर के जैसा। यह भी पीटी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि यह उपाधि किस शासक ने धारण की थी, या किसने अपनी तुलना किसके साथ की है? अलेक्जेंडर के साथ की है, सिकंदर के साथ की है। तो यह शासक है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी अगर सिकंदर बनना चाहता था, भले ही वो विश्व विजय पर नहीं गया, लेकिन भारतीय क्षेत्रों में उसने वह पहला दिल्ली सुल्तान जरूर बना जिसने विस्तारवादी नीति का पालन किया। तो यह भी अपने आप में एक प्रश्न हो सकता है कि विस्तारवादी नीति का पालन करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार कहाँ आक्रमण किया, यह भी महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो उसने सबसे पहली बार गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, और हमें पता है कि गुजरात की विजय किसने की थी? उलूग खान एंड नुसरत खान ने की थी। लेकिन गुजरात से ही उसने, एक जगह है खंभात, वहाँ से गुलाम के रूप में मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। इसी वजह से मलिक काफूर के लिए 1000 दिनारी शब्द का भी प्रयोग होता है। अगर पूछे कि इनमें से कौन 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर जिसका नाम मलिक काफूर था। कारण यह है कि उसने 1000 दिनार में गुजरात में खंभात से खरीदा था, और उस समय खरीदा था जब उसने गुजरात की विजय की थी। ठीक है। अब आइए, विस्तारवादी नीति तो उसकी चलती रहेगी। उसने जहां कहीं भी जीत दर्ज की, उसमें एक जगह है साउथ की जीत उसकी सबसे महत्वपूर्ण जीत मानी जाती है, और साउथ में उसके सैनिक गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया? उसने व्यक्तिगत रूप से नहीं किया था, उसको किया था मलिक काफूर ने। कोई बहुत ही कठिन लड़ाई नहीं होती है, उसने अक्सर कूटनीति का सहारा लिया, डर का सहारा लिया,
और यह सुनिश्चित किया कि दक्षिणी भारत के जो 4 प्रमुख शक्तियां थीं, दक्कन के क्षेत्र में वारंगल के काकतीय, और यादव कहाँ के, देवगिरी के, और दक्षिण की तरफ सुदूर दक्षिण में होयसल, ठीक है, और पांड्य, ठीक है, इनका आत्मसमर्पण उसने सुनिश्चित कर लिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है कि जैसे समुद्रगुप्त एक व्यवहारिक शासक था, अलाउद्दीन खिलजी भी एक व्यवहारिक शासक था। उसने विजित क्षेत्रों के अधिग्रहण की बात नहीं सोची, बल्कि उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने की नीति अपनाई। और इस संदर्भ में उसने विशेष रूप से देवगिरी के यादव शासकों के साथ कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध विकसित करने की कोशिश की है, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म दे सकते थे जहां से कि अन्य शक्तियों के विरुद्ध अभियान छेड़ा जा सकता था। अकबर अपने वैवाहिक संबंधों के लिए जाना जाता है राजपूतों के साथ, लेकिन अकबर से पहले भी कूटनीतिक संबंधों के रूप में वैवाहिक संबंधों की नीति का परिपालन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और इसने देवगिरी के यादव शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इस संदर्भ में वह अकबर का पूर्वगामी समझते हैं ना, पूर्वगामी माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात विजय से ही कुछ और कहानियां उभरती हैं, और यहां मिश्रित रूप है कि गुजरात विजय के समय एक विद्रोह हुआ था उसकी सेना में, जिसको नए मुसलमानों का विद्रोह कहा जाता है। पूछ सकता है कि नए मुसलमानों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नए मुसलमान कौन थे और इन्होंने विद्रोह क्यों किया था? तो ये नए मुसलमान मंगोल सैनिक थे, जिनके विरुद्ध जलालुद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था और उनको गिरफ्तार किया था, और उनका धर्म परिवर्तन भी कराया गया था या उन्होंने किया था, यह विवादित विषय है, इसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन ये वो मंगोल थे जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था और दिल्ली के अंदर सेटल्ड हो गए थे। इन्हीं को नया मुसलमान कहा जाता था। आज भी दिल्ली में एक इलाका है, बहुत स्पष्ट प्रमाण तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसी धारणा है कि उस इलाके में इन्हीं नए मुसलमानों के वंशज आज भी निवास करते हैं। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा मंगोलपुरी का। किधर है? बसों के ऊपर तो देखा ही होगा आपने कि ये बस नांगलोई जाती है, तो यह बस कहाँ जाती है? मंगोलपुरी जाती है। बस से यात्राएं करते हैं कि नहीं? आप लोग करते हैं? पता नहीं क्यों हम लोगों के अंदर यह धारणा फैली है कि आज का जो बच्चा आता है, मतलब विद्यार्थी जो आते हैं, हमारे ग्राहक जो आते हैं, बच्चा, विद्यार्थी, ये सब अनुपयुक्त शब्द हैं, ग्राहक ज़्यादा उपयुक्त शब्द है। वह इतने अमीर हैं कि अब वो हमारी तरह बसों में यात्राएं नहीं करते हैं। वो अपनी निजी यात्राओं के लिए ऊबर और ओला ये बुक कर लेते हैं। क्या यह बात सत्य है? मैं आपके सिवा किससे पूछ सकता हूँ? पूर्णतः सत्य नहीं है। तो अभी भी ऐसी पीढ़ी है यहाँ पे जो बसों के अंदर स्ट्रगल कर रही है। बस और मेट्रो दोनों यूज करते हैं। चलिए, तो इस मामले में संसार बहुत अधिक नहीं बदला है, नहीं, मैं ये मान सकता हूँ। जरूरत जैसी, अच्छा, तो चलो, मेरी तो जरूरत है हेलीकॉप्टर की, कहाँ मैं पूरा कर पा रहा? जरूरत या संसाधन? जरूरत या संसाधन? जरूरतें तो संसाधन तय करते हैं ना। पहले मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं किसी को ऑटो पे बैठ के जाते देखता था। जब मैं बस से यात्रा करता था, मुझे लगता था कि ये सब फिजूल खर्च लोग हैं। ठीक है, कि जब बस से आप 10 रुपये में जा सकते हैं, हम लोग को कभी कभी जब बस ना मिले तो ऑटो से बार्गेन करने का मौका मिलता था। तो ऑटो वाले जब किराया बताते थे तो हिम्मत नहीं होती थी। फिर यही लगता था कि जो लोग ऑटो में जाते हैं ये बिलासी लोग हैं। कौन से लोग हैं? बिलासी लोग हैं, इतना पैसा खामखा बर्बाद करते हैं। फिर बाद में पता चला कि जब विजन ने ठीक ठाक पेमेंट करना शुरू कर दिया तो हम भी ऑटो में बैठने लगे। फिर उसके बाद से हम ओला भी बुक करने लगे। अब बताइए, अब देखो, निजी सवालों का जवाब मैं नहीं देता ठीक है, निजी सवालों के जवाब में नहीं देता, लेकिन क्या आवश्यकता है यह तो आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। करता है कि नहीं करता? अर्थशास्त्र भी तो कहता है ना
कि आवश्यकता की परिभाषा क्या है, कि जिसको आप एफर्ड कर सकें वही आपकी आवश्यकता है। तो किसी ज़माने में बस आवश्यकता हो सकती है, कभी ऑटो आवश्यकता हो सकती है और कभी कार आवश्यकता हो सकती है, ऐसा ही होता है। तो खैर, तो नए मुसलमानों का विद्रोह हुआ इसके शासनकाल में। अब सवाल यह है कि नए मुसलमानों ने विद्रोह क्यों किया। तो नए मुसलमानों ने विद्रोह इसलिए किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था, और वह फैसला ये था कि युद्ध के दौरान लूटमार होती रहती थी। युद्ध में जो लूट का माल है, उस माल में उसको कहा गया है, आपने सुना होगा, माले गनीमत। यह भी मानव समुदाय की एक विशिष्टता है कि नहीं, कि व्यक्तिगत रूप से आप जो भी कीजिए वो अपराध है, लेकिन सामूहिक रूप से कीजिए तो क्या है, वीरता है। उसके लिए आपको शौर्य चक्र, वीर चक्र और पता नहीं कौन सा चक्र मिल सकता है। यानी कि हम लोग हिंसा अहिंसा का प्रश्न किससे जोड़ देते हैं, औचित्य के साथ जोड़ देते हैं। तो अगर आप निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से अगर किसी व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दें, उसको लूट ले, तो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। लेकिन सैनिक अभियान के तहत अगर आप क्या करें, गांव का गांव लूट लें, शहर का शहर लूट लें, तो उसके लिए शब्द होता था माले गनीमत, और यह वैध था। इस्लाम में भी इसको वैध माना गया था, क्योंकि कबायली संघर्ष होते रहते थे और कबीलों के संपत्ति की लूटमार की बहुत ही प्राचीन परंपरा थी। तो माले गनीमत समझ गए, इसका मतलब होता है युद्ध में लूटा गया माल। इसमें इस्लाम की जो परंपरागत व्यवस्था है, जो धार्मिक व्यवस्था है, उसके हिसाब से 1/5 जो होता था वह राज्य का होता था, और 4/5 जो होता था वह सैनिकों का होता था। यह भी जान लीजिए आप, 4/5 किसका, सैनिकों का। और बहुत बार ऐसे लोग जो अपने आप को धर्म योद्धा या जिहादी बताते थे, या फिर बताते थे कि वो गाजी हैं, उनकी रुचि धर्म में कम होती थी, धर्म प्रचार में कम होती थी। वो उन युद्धों में भागीदारी अक्सर किसके चक्कर में करते थे, माले गनीमत के चक्कर में करते थे। और मानव मन की यही तो विचित्रता है कि हम अच्छे से अच्छे काम के लिए और बुरे से बुरे काम के लिए भी औचित्य ढूंढ लेते हैं, और औचित्य सिद्धि के लिए धर्म से बड़ा साधन आजकल कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, शक्ति के स्रोत के रूप में या औचित्य सिद्धि के लिए, कि हम क्यों कर रहे हैं, तो धर्म के लिए कर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। इसका धर्मों से कम संबंध है, मानव स्वभाव से ज़्यादा संबंध है। जब भी हम कोई अपराध करते हैं तो हमारे अंदर आत्मग्लानि, आत्मबोध तो होगा ही होगा। तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको कुछ उच्च उद्देश्यों के साथ जोड़ देते हैं, और इस तरह से हमें थोड़ी सी शांति मिल जाती है। ऐसा ही है। तो धर्म का प्रयोग मनुष्य ने अपने अनुसार किया है, धर्म के अनुसार मनुष्य ने आचरण कम किया है। ईश्वर हमारा रक्षक है, आपको पता है ना, ईश्वर हमारा रक्षक है, पालक है। लेकिन जब तक इस संकल्पना में लोगों का विश्वास है, या जो लोग आज भी इस संकल्पना में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर हमारा रक्षक है, उनको ईश्वर की रक्षा की चिंता नहीं होती, धर्म की रक्षा की चिंता नहीं होती। चिंताएं कब से शुरू हो गई, जब हम तुच्छ मनुष्यों ने यह मान लिया कि ईश्वर की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, हम मनुष्यों की है। इसके बाद से आप देख लीजिए संसार में कितने उपद्रव हुए। ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो उसकी रक्षा हम तुच्छ मानव थोड़े कर पाएंगे। धर्म अगर शाश्वत सिद्धांतों को दर्शाते हैं तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी थोड़े ना है, उनकी उपयोगिता ही उनको बचाए रखेगी हमेशा के लिए। वो उतने उपयोगी हैं कि हर पीढ़ी उनके अंदर विश्वास रखेगी, और अगर नहीं है उतने उपयोगी तो उनको रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आमतौर पे देखा होगा कि हम मनुष्य ईश्वर के और धर्म के दोनों के रक्षक के रूप में पैदा हुए हैं, जबकि एक स्थिति यह थी कि धर्म हम सबकी रक्षा करता है, ईश्वर हम सबकी रक्षा करता है। तो बहुत सारी हमारी समस्याएं हमने पैदा की हैं। तो यहाँ पर राज्य को मिला कितना, 1/5, और सैनिकों को मिलता था 4/5। तो ये लोग सब धर्म की रक्षा में दूसरों की बकरियां उठा ले जाते थे। उस समय की संपत्ति क्या रही होगी, यही सब रहा होगा। ठीक है, दूसरों के बैल खोल ले गए, दूसरे का पलंग उठा ले गए, दूसरों का पलंग तो नहीं होता होगा मध्यकालीन घरों में, कम ही घरों में होता होगा, चटाई बोरा चट्टी सब लपेट के लेकर भाग गए। और ये क्या कर रहे थे, धर्म की रक्षा कर रहे थे। कभी मस्जिद लूट लिए, मंदिर लूट लिए, तो कभी कुछ राज दरबार लूट लिए, तो कभी नालंदा बिहार को डिस्ट्रॉय कर दिया। और सबको किस बात से,
उसका औचित्य किस बात से सिद्ध किया गया कि जो भी लड़ाई हो रही है किसके लिए हो रही है, धर्म के लिए हो रही है। तो ये स्थापित व्यवस्था है। इसमें क्या था कि जो राज्य का हिस्सा था, इसके लिए एक शब्द है जिसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, उसको कहते थे खम्स। ठीक है, तो खम्स क्या था? लूट में राज्य का हिस्सा। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो एक ऐसा शासक था जिसने राज्य के हित में शासन किया, प्रजा के हित में कम शासन किया। तो उसने इस परंपरागत व्यवस्था जो इस्लामिक व्यवस्था थी उसको उसने परिवर्तित कर दिया। अब उसने क्या किया कि 4/5 किसको? राज्य को, और 1/5 किसको? सैनिक को। अब बताइए कि हानि किसकी हुई? सैनिकों की हुई। तो उसके जो अपने सैनिक थे उन्होंने तो विद्रोह नहीं किया, उनको पता था कि बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत दौड़ा के मारेगा। लेकिन ये जो नए मुसलमान थे, जो मंगोल सैनिक थे, उन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह समझ गए, विद्रोह के कारण समझ गए। ठीक है, और फिर विद्रोह जब किया तो उनमें से कुछ भाग कर चले गए। आपने नाम सुना होगा रणथंभौर का। रणथंभौर के शासक थे इस समय हमीरदेव, और राजपूतों का विश्वास था शरणागत धर्म की रक्षा करने में। तो नए मुसलमान भाग के किसके पास पहुंचे? हमीरदेव के पास पहुंचे, और हमीरदेव ने उनको शरण दे दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि उनको वापस करो। तो उसने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। शरण दे दिया तो दे दिया, अब तुमको लड़ना हो तो तुम लड़ लो। तो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण, उसके और भी बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं, अलग अलग तरह का दृष्टिकोण है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त बात यही है कि चूंकि हमीरदेव ने नए मुसलमानों को शरण दी थी और अलाउद्दीन खिलजी के कहने के बावजूद भी उसने उनको उसको समर्पित नहीं किया, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था रणथंभौर पर। जो समझ गए? तो रणथंभौर का किला भी उसने जीत लिया था। यानी कि दक्षिण की विजय हो गई, गुजरात की विजय हो गई, और राजस्थान की विजय हो गई। दिल्ली सल्तनत अब एक अखिल भारतीय साम्राज्य को बनाने की तरफ अग्रसर है। यह बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी जो कुछ भी कर रहा था, आपको नहीं लगता है कि उसके लिए उसको सैनिक शक्ति की जरूरत थी? और सैनिक शक्ति से ज्यादा जरूरत थी सबका सहयोग लेने की। तो ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद के परवर्ती राजवंशों में भी दिखाई देती है। और वह प्रवृत्ति क्या है कि दिल्ली सल्तनत का जो सामाजिक आधार है, दिल्ली सल्तनत का सामाजिक आधार, वह विस्तृत हुआ। यह भी खिलजी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। स्टेटमेंट देकर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और वो ऐसे हुआ कि पहले कुलीन वर्ग में या अमीर वर्ग में सिर्फ उच्च कुल के व्यक्तियों को शामिल किया जाता था। हमने देखा है कि किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को तुर्कों का संरक्षक बताया था। इल्तुतमिश ने किस तरह से एक नीति अपनाई थी जिसमें तुर्कों को प्राथमिकता दी गई थी, बल्कि उसने तो तुर्क सरदारों के एक दल का भी गठन कर लिया था। खिलजियों के गद्दी पर बैठने के साथ ही यह प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है, यानी कि तुर्कों का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। तुर्कों का एकाधिकार समाप्त होता है, और फिर उसके कारण दिल्ली सल्तनत के सामाजिक आधार का विस्तार होता है। ये दो चीज जाननी पड़ेगी आपको खिलजी क्रांति के बारे में। और इस संदर्भ में जलालुद्दीन खिलजी भी महत्वपूर्ण है, इस संदर्भ में अलाउद्दीन खिलजी भी महत्वपूर्ण है। जलालुद्दीन खिलजी की इस नीति को अलाउद्दीन खिलजी ने परिवर्तित नहीं किया था। ठीक है, लेकिन सिर्फ सामाजिक आधार के विस्तार से और दूसरों की सेवाएं लेने से तो बात नहीं बनेगी, कुछ और बड़े स्तर पे काम करना पड़ेगा। तो इस स्तर पे उसने एक सुधार किया, सैनिक सुधार। क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए क्या जरूरी था? यानी कि दोनों चीजें, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री चेंजेस और इंपीरियल पॉलिसी, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ने नई चीज़ों की शुरुआत की थी, बल्कि इसलिए भी कि बाद के शासकों ने, जिसने भी
सेना को मजबूत करने की कोशिश की, चाहे वो शेर शाह सूरी हो या अकबर हो मुगलों के दौर में, उन सब ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए प्रयोगों का ही सहारा लिया। ठीक है, हम देख चुके हैं कि बलबन ने एक पृथक सैनिक विभाग की स्थापना कर ली थी। अब वहां से आगे का विकास किस तरह से होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों में सबसे पहला सुधार यह है कि उसने एक अस्थाई सेना रखी। अस्थाई सेना का मतलब वह सेना जो कि सिर्फ लड़ने के लिए रहे और कैंटोनमेंट में रहे। वरना पहले क्या होता था कि लोग अपनी खेती करते रहते थे, गांव के अखाड़े में लड़ते रहते थे, और मर्सेनरीज के तौर पे जब लड़ने की जरूरत पड़ी तो क्या हुआ, उनको बुला लिया गया और वो जाके लड़ के आ गए, और वो किसी के लिए भी लड़ सकते थे। आपने ज़्यादा पैसा दिया तो आपके लिए लड़ दिया, हमने ज़्यादा पैसा दिया तो हमारे लिए लड़ दिया। आप में से कोई इस तरह का लड़ाकू तो नहीं है ना? अभी तक नहीं है। अगर हम पैसा देने की कोशिश करें तो आप हमारे लिए युद्ध लड़ेंगे? लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। क्या मैं इसको बेवफाई कह दूं? समय बताएगा। ठीक है, कारण बताएगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? चलिए ठीक है, ये भी सही। तो अस्थाई सेना रखी। अब आपको लड़ना ही है, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। उसने सबसे बड़ी सेना रखी और उस सेना का क्या किया? नकद भुगतान किया। यह भी उसके सैनिक सुधारों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, नकद भुगतान। उससे पहले क्या था, याद कीजिए कि बलबन ने भी कोशिश की थी इस परंपरा को समाप्त करने की, कि सैनिकों को एकता के रूप में वेतन ना देकर नकद वेतन दिया जाए। इसलिए कि जैसे ही सैनिक को आप भूमि देते हैं तो आपने एक तरह से सैनिक को किसान में परिवर्तित कर दिया कि नहीं कर दिया? अब जब आपको लड़ाई की आवश्यकता है, उस समय किसान को अपने खेत की सिंचाई करनी है। ठीक है, और ऐसी भी प्रवृत्ति देखने को मिली कि लोग नकली काम करते थे, जाली काम करते थे, खुद लड़ने ना आकर अपने नौकर को भेज देते थे, अपने बेटे को भेज देते थे, दामाद को भेज देते थे, और जो घोड़े बड़े होते थे, मतलब अच्छे होते थे, उनको नहीं भेजते थे, बल्कि गधे पे बिठा के किसी को लड़ने भेज देते थे। अब बताइए कि सैन्य शक्ति कैसी होगी फिर? इससे कौन सफर करेगा? राज्य सफर करेगा। वेतन तो आप पूरा ले रहे हैं, जमीन तो आपको मिल चुकी है, तो घोड़े आपने अपने लिए रख लिए और गधे पर अपने बेटे को या दामाद को या नौकर को बिठाकर भेज दिया राज्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। तो राज्य की सैनिक शक्ति का क्या होगा? क्षय होगा कि नहीं होगा? बाद में एक शासक हुआ है, लगे हाथ जान लीजिए, पता नहीं प्रसंग बस वो बात हो पाए कि ना हो पाए, फिरोज शाह तुगलक। तो उसने जो समझौतावादी रवैया अपनाया था, तो इन सारी चीज़ों को जो कि पहले उल्लंघन था, उसने कानूनी मान लिया था। उसने आधिकारिक रूप से मान लिया कि अगर आप खुद लड़ने नहीं आ सकते तो अपने बेटे को भेज दीजिए, अपने दामाद को भेज दीजिए। बेटे को पहले भेजिए, बेटा ना उपलब्ध हो तो दामाद को भेजिए, दामाद उपलब्ध ना हो तो नौकर को भेज दीजिए। अब बताइए, नौकर को गधे पे बिठा के लड़ने भेज दिया राज्य के लिए, राज्य की सैनिक शक्ति का क्या होगा? और राज्य का पतन होगा कि नहीं होगा? और बेटे और दामाद में भी तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है। भारतीय संस्कृति में ज़्यादा प्रिय कौन होता है, खासतौर से माओं के लिए, बेटा या दामाद? दामाद। अब मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मेरे घर की व्यक्तिगत बात है ये, लेकिन मेरी एक ममानी है, मामी समझते हैं ना? हाँ, उनका एक बेटा है, छोटा बेटा। आज तक उन दोनों में कोल्ड वार चलता है, इसलिए कि ऐसे ही किसी कोल्ड मौसम में, सर्दी के मौसम में, मेरी ममानी ने फ़ोन पे बात करते हुए अपने दामाद से कहा था, बकरीद का मौका था, और बकरीद में आपको पता है ना कि कुछ प्रसाद वगैरह घरों में एक्सचेंज होते हैं रिश्तेदारों के यहाँ। तो उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसा है, अपने दामाद से बात करते हुए, कि तुम मत आना, मतलब आप मत आना, आपको ठंड लग जाएगी, मैं परवेज यानी कि मेरे कजिन से, उनके अपने बेटे से भिजवा दूंगी। और परवेज साहब ये बात सुन रहे थे, उसी वक्त भड़क गए कि मुझे ठंड नहीं लगेगी, दामाद को ज्यादा ठंड लगेगी। ठीक है, और मुझे ठंड नहीं लगेगी, और आज तक यह कोल्ड वार जो है वो चला जा रहा है। ठीक है ना? तो अब बेटे और दामाद में से किसी एक को चुन के भेजना हो तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में प्राथमिकता क्या रही होगी। शायद माएँ ज़्यादा इनसिक्योर होती है ना बेटी के भविष्य को लेकर,
उन्होंने उस असुरक्षा को झेला होता है, तो उनको लगता है कि वो क्या है, वो स्वामी है, अगर वो प्रसन्न रहेगा तो बेटी प्रसन्न रहेगी। कुछ ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, चीजें बदल रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी शायद जो पितृ सत्तात्मक समाज है उसके अनुसार पूरी तरह से परिवर्तन कहाँ हो पाए। ठीक है, तो खैर जो भी हो, तो किसने यह छूट दी थी? जलालुद्दीन खलजी ने, यह ध्यान रखिएगा। और किसने इसके विरोध काम किया था जलालुद्दीन खलजी से पहले? क्योंकि पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब पढ़ चुके हैं, हम रिवाइज ही तो करा रहे हैं। आपको पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक वो कौन था। बाद में उसके समय में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है और नौकरशाही का और सेना का क्या होता है, सामंतीकरण होता है। उस सामंतीकरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि उसने अनुवांशिक रूप से सैनिक नियुक्त करने शुरू किए और फिर से भूमि के रूप में वेतन देना शुरू किया। और वो सारी छूटें या सारी कुरीतियां जिसको अलाउद्दीन खलजी ने दूर किया था, उसको उसने फिर से एक वैध रूप प्रदान कर दिया था। यानी कि मिलिट्री दृष्टिकोण से एक पोल पे फिरोज शाह मतलब अलाउद्दीन खलजी है, तो दूसरे पोल पर फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, तो उसने नकद भुगतान करना शुरू किया। दूसरा मतलब दूसरा क्या, तीसरा, उसने सेना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ नए तरह के प्रयोग शुरू किए। और इन नए प्रयोगों को हम शेर शाह सूरी में भी देखते हैं और इन नए प्रयोगों को हम अकबर में भी देखते हैं। वह था कि एक था जिसको कहते थे दाग, आपने नाम सुना होगा, और दूसरा था चेहरा या हुलिया। हुलिया उस समय का आधार कार्ड था, दाग और चेहरा। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये अलाउद्दीन खलजी ने इंट्रोड्यूस किया, दाग और चेहरा। दाग का मतलब ये था कि जो घोड़े होते थे उनकी ब्रांडिंग की जाती थी। ब्रांडिंग समझते हैं ना? उनके ऊपर मुहर लगा दिया जाता था ताकि आप घोड़े बदल न सके, और उनकी जांच पड़ताल होती थी युद्ध में शामिल होने से पहले कि आप वही घोड़े लाए हैं जो कि घोड़े अपेक्षित हैं। हुलिया क्या था कि जो सैनिक आने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन था हुलिया। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से होगा कि सोल्जर का नाम क्या है, तो नाम है कालू। ठीक है, मतलब आसानी के लिए चुना है मैंने। ठीक है, उसी तरह से उसकी हाइट क्या है? ठीक है, तो हाइट है 9 फीट 10 इंच, सोल्जर है ये। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि उसका वेट कितना है, तो वेट है मान लीजिए 35 kg। क्यों हो नहीं सकता ऐसा? ये सैनिक कम धागा है, धागा लिपट लिपट के मारेगा, आप टेंशन मत लो। अजगर है, तो चारों तरफ से दुश्मन को घेर के मारेगा। ठीक है, वेट है 35 kg और चेहरे पे क्या है? चेचक का दाग है आज भी तो होता है, मैट्रिक एग्जाम देने से पहले इस तरह से आपसे लिया गया होगा। ठीक है, जैसे मैंने भी लिखा था कि ठुड्डी पे कटेगा निशान, वो निशान हालांकि बाद में गायब हो गया था। आपने भी कुछ लिखा होगा ना? इसी को हुलिया कहते हैं। यानी कि वही व्यक्ति आ रहा है जिसकी नियुक्ति हुई है और वही घोड़ा ला रहा है जो कि अपेक्षित है। तो सेना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खलजी के इन प्रयोगों को खासतौर से तीन, एक तो अस्थायी सेना, दूसरा नकद भुगतान, तीसरा दाग और चौथा चेहरा, मध्यकाल में एक मॉडल मान लिया गया। जिसने भी सैनिक सुधार किए इन्हीं आधार पर किए, चाहे वो बाद के दिनों में शेरशाह सूरी हो या मुगल जमाने में अकबर हो। मुगल व्यवस्था में भी दाग और चेहरा जैसी परंपराएं देखने को मिलती। यह स्पष्ट है आपको? ठीक है, इस तरह से उसने राज्य की सैनिक शक्ति को बढ़ाया। तो साम्राज्यवादी नीति समझ गए, सैनिक शक्ति समझ गए, लेकिन सवाल ये है कि अगर सैनिक शक्ति को बढ़ानी है तो उसके लिए आपको आर्थिक आधार ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? सैनिक शक्ति का सीधा संबंध किसके साथ है? आर्थिक संसाधन से है। तो उसने राज्य के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश की। और कैसे कोशिश की? उस समय का राज्य कोई औद्योगिक कार्य में तो हिस्सा लेता नहीं था, तो उसने कुछ काम किए। जैसे उसने कर वृद्धि की। कर वृद्धि का मतलब यह है कि दोआब का जो क्षेत्र था, गंगा जमुना दोआब, उसमें उसने कर की मात्रा बढ़ाकर कितनी कर दी? 1/2 कर दी। तो दोआब में कर वृद्धि का कार्य किसने किया? पीठी का प्रश्न हो सकता है।
अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ये समझ में आ रहा है आपको? क्यों किया? तो उसके इस सुधार का असल मकसद था सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए संसाधनों को जुटाना। कार्य कारण संबंधित सवाल भी तो पूछे जा रहे हैं ना आजकल। उसी तरह से उसने कर वृद्धि, मतलब भूकर इसको कह सकते हैं आप, भूकर वृद्धि। फिर उसने नए कर लगाए, कुछ नए कर लगाए। उन नए करों में एक कर है घरी, और दूसरा आपने सुना होगा चरई। सुना है आपने? घरई जो था, घरी जो था वो क्या था? हाउस टैक्स था, घर के ऊपर। और चरई क्या था? ग्रेजिंग टैक्स था। ठीक है ना? घरी और चरई, नाम से भी आप समझ सकते हैं। घरों में आप रहते हैं और चरते आप भी हैं। कम चरते हैं, नहीं चरते? चरना एक क्रिया है, ठीक है, जो बहुआयामी हो सकती है, हो सकता है कि नहीं? तो घरी और चरई। इसी तरह से उसने एक और काम किया, ठीक है। उसने यह किया कि जो मध्यस्थ थे, भूमध्यस्थ, जो राज्य को कर वसूल कर देते थे और उनसे कमीशन लेते थे, ठीक है ना, यानी जिनके लिए इस तरह के शब्द मिलते हैं तत्कालीन साहित्य में, यह सवाल पूछा जा सकता है। खूत नाम सुना होगा आपने, चौधरी, मुकद्दम। खूत, चौधरी, मुकद्दम, इसको इनके जो परंपरागत अधिकार थे, ये जमींदारी वर्ग था एक तरह से, जिसको 10% का अधिकार था मालिकाना के रूप में लेने का, और जब राज्य इनकी सेवाएं लेता था तो नानकार के रूप में उनको कमीशन भी देता था। लेकिन इन सबसे किसका नुकसान होता था? राज्य का नुकसान होता था, क्योंकि कृषि अधिशेष का एक भाग जो था वो मध्यस्थों के पास छूट जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, और मध्यस्थों के जो भी अधिकार थे, जिनके लिए क्या शब्द प्रयोग हुए हैं, खूत, मुकद्दम और चौधरी, उसको उसने समाप्त कर दिया। बर्नी बहुत ही भावुक चित्रण देता है। वो कहता है कि ये भूमध्यस्थ अब किसी काम के नहीं रहे, इनकी पत्नियों को दूसरों के घरों में जाके काम करना पड़ा। और बर्नी हिंदू मुस्लिम शब्दावली में बात करता है। वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं को इस स्तर तक ला दिया कि अब वो ना तो अच्छे घोड़ों पे बैठ सकते थे, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे, यहाँ तक कि पान भी नहीं खा सकते थे। वो कर सकते थे कि नहीं, ये मसला कम महत्वपूर्ण होगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण मसला यह है कि उस समय लोग पान खाया करते थे, खासतौर से कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग क्या करता था? पान खाता था। आप में से भी कुछ लोग पान खाते होंगे, खाते नहीं खाते? चलो पान तो मैंने बड़ी बात कर दी, गुटखा खाने वाले लोग हैं यहाँ पे? गुटखे में सहभागिता की भावना अधिक होती है मेरे ख्याल से। एक गुटखा फाड़ा और 2-2 दाने सबने बांट लिए, 10 दोस्त हैं तो सबने बांट लिए आपस में। ये प्रवृत्ति है, चल रही है नहीं चल रही? कौन बताएगा समाज के बारे में हमें? हम लोग तो अब कमरों में और किताबों में बंद हो चुके हैं। चाय, चाय चल रही है आजकल। देखो शक्लों से तो इतने मासूम लग नहीं रहे आप, पता नहीं क्यों मेरा दिल यकीन करने का कर नहीं रहा, लेकिन चलो आप कहते हो, ठीक है, आप इस सोसाइटी के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, और धीरे धीरे और कुछ आ गया है ना। बस बस मैं वही जानना चाह रहा था, धीरे धीरे और कुछ आ गया है। चलिए चलिए, सत्य को स्वीकार करने वाले लोग अभी हैं इस संसार में, ठीक है ना। देखो क्या है कि जो मजा इशारों में है ठीक है, वो मजा खुल के बोलने में नहीं है, तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है ना। वो जो आ गया है वो आप भी समझ रहे हो और वो मैं भी समझ रहा हूं, ठीक है। तो बात आगे बढ़ा दें। अब इन भूमध्यस्थों के अधिकारों को समाप्त करने के काम इसने किया, ठीक है ना। उसके साथ साथ उसने एक और काम किया। उसने यह किया कि भूमि की माप करानी शुरू की, और उसने जो भूमि की माप कराई उस पद्धति को कहते हैं मसाहत, ठीक है। तो मसाहत क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भूमि की माप। इसका प्रसंग क्या है और इसका निहितार्थ क्या होगा? एक समय आएगा ऐसा जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह सूरी और अकबर तीनों की बात एक साथ कर लेंगे,
क्योंकि मास लर्निंग हमेशा आसान होती है। अलग से अलाउद्दीन खिलजी को समझोगे, अलग से शेर शाह सूरी को समझोगे, अलग से अकबर को समझोगे तो उतनी समझ विकसित नहीं होगी। मध्यकालीन प्राथमिकताओं के अनुसार इन तीनों मध्यकालीन शासकों को एक साथ समझ लेंगे कि कर व्यवस्था में उन्होंने क्या किया था। अभी फिलहाल मसाहत जानो और आगे बढ़ जाओ, वक्त आने दो, उसकी बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, ये तो उसके कौन से सुधार थे? ऐसे सुधार थे जिसमें उसने राज्य की आय बढ़ाने की कोशिश की। उसके आर्थिक कार्यक्रमों में एक कार्यक्रम और शामिल था, वह था बाजार नियंत्रण। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बाजार नियंत्रण की नीति। राज्य द्वारा इतना कठोर नियंत्रण मौर्यों के बाद पहली बार देखने को मिलता है। बाजार नियंत्रण में उसने क्या किया कि मूल्य निर्धारित कर दिए और उसने अपने जीवन काल में इन निर्धारित मूल्यों में कोई परिवर्तन होने नहीं दिया, और सभी जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं, जिसमें खाद्यान्न भी शामिल थे, पशु पक्षी और इस तरह के जो कपड़े वगैरह, सब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अनाज जहाँ बिकता था उसको कहते थे मंडी, और जहाँ पर कपड़े वगैरह बिकते थे उसको कहते थे सराय, सराय एस सराय अदल, ठीक है। और बाकी ऐसी जगह थी जहाँ घोड़े, गधे, ठीक है, इस तरह के जानवर बिका करते थे, ठीक है। इसके लिए उसने आर्थिक सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया, बल प्रयोग का सहारा लिया। एक नया डिपार्टमेंट बनवाया, ठीक है, जिसको कहते हैं दीवाने रिसालत। यह बाजार नियंत्रण का डिपार्टमेंट था और इसमें उसने अधिकारियों की नियुक्ति की। उन अधिकारियों को क्या कहा गया? सोहना। तो सोहना किससे संबंधित अधिकारी थे? बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी थे। और दीवाने रिसालत कौन सा डिपार्टमेंट था? बाजार नियंत्रण। हालांकि ये थोड़ा विवादित प्रश्न भी है, लेकिन फिर भी इस बात पे आम सहमति देखी जा सकती है, ठीक है। और मूल्य निर्धारण के लिए उसने जासूसों का सहारा लिया। अगर आपने कम तौला, कम दिया तो बिल्कुल कठोर दंड, उतना मांस आपके शरीर से काट लिया जाएगा। अब आप बताइए कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण, उसके बाजार नियंत्रण में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज की जो नई अर्थव्यवस्था है, जिसको हम आधुनिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, उससे जुड़ी कुछ चीजें थी। जैसे उसने आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोदाम बनवाए। गोदाम आज की बात है कि नहीं है, जिसको वेयर हाउसेस कहते हैं। उसी तरह से उसने राशन पद्धति लागू की। आज भी तो राशन पद्धति लागू है कि अगर मूल्य निश्चित है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जितना मन करे उतना खरीद लें। अगर आप कुलीन वर्ग से हैं और आपके परिवार के सदस्य एक निश्चित संख्या में हैं, तो संख्या मात्रा निश्चित कर दी गई कि आप इतना ही खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा खरीद नहीं सकते हैं। उद्देश्य यह माना जाता है कि उसने चूंकि सेना को निश्चित वेतन देना शुरू किया था, तो अगर मान लीजिए कि महंगाई बढ़ती तो उसके ऊपर दबाव पड़ता कि सेना का वेतन बढ़ाए, जो कि वो नहीं चाहता था। तो उसने कहा कि महंगाई बढ़ने से ही रोक लेंगे। वो कर सकता था, उसने ऐसा कर लिया। तो अगर वास्तविक उद्देश्य पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सैनिक उद्देश्य था। इसका लाभ सेना को पहुंचाना था, लेकिन गैर सैनिक लोगों को इससे वंचित नहीं किया गया। वो भी चाहते थे इस निश्चित मूल्य का लाभ उठा सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मूल्य निर्धारण की नीति पूरे साम्राज्य में शामिल थी या कि राजधानी में? तो इन दोनों को लेकर मतभेद है। अगर सिर्फ राजधानी में मूल्य निर्धारण की नीति शामिल होती तो उद्देश्य पूरा नहीं होता, और पूरे साम्राज्य में इसको लागू करना व्यवहारिक रूप से कठिन था। तो सामान्य तौर पर इतिहासकारों का यह मानना है कि वह राजधानी में और प्रमुख नगरों में लागू की गई, जहां सैनिकों का निवास था, और इसके लाभ से नागरिक भी वंचित नहीं थे, वो भी चीज़ों को खरीद सकते थे। तो एक तरफ इनकम को बढ़ाना और दूसरी तरफ खर्च को कम करना, और ये सब किस लिए करना? एक अच्छी सेना रखना। अच्छी सेना किस लिए रखना? साम्राज्य विस्तार करना। यानी कि खिलजी इंपीरियलिज्म जिसे कहते हैं, खिलजी साम्राज्यवाद कहते हैं, उसी के अंतर्गत ये सारे
प्रयोग किए जा रहे थे, चाहे आर्थिक क्षेत्र में किए जाएं, चाहे सैनिक क्षेत्र में किए जाएं। ये समझ गया। और अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ आर्थिक नियंत्रण तक संतुष्ट नहीं हुआ, उसने सामाजिक जीवन को भी नियंत्रित करने की कोशिश की, या सामाजिक नियंत्रण, और इसका भी उद्देश्य सैनिक ही था। मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था में बगावतें होती रहती थी। बगावत समझते हैं ना? और जब बगावतें होती, आई हैव समथिंग फॉर यू, सम अनाउंसमेंट। मैं उसको वैसे ही पढ़ती हूँ जैसा कि है वो, कि हेलो सर, प्लीज अनाउंस इन टूडेज क्लास, सही जगह पे हूँ मैं, ये आज की क्लास है, दैट स्टूडेंट्स विल हैव 2 क्लासेस टुमारो। मिल चुका है आपको? क्योंकि आपकी 2 क्लास होगी तो मेरी भी 2 क्लास होगी, ठीक है। तो इन्होंने ये नहीं कहा है कि यू टू विल हैव 2 क्लासेस, इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स विल हैव 2 क्लासेस। तो कल हम लोग 2 क्लासेस के लिए मिलेंगे, ठीक है ना? स्पष्ट है ये? समय बताऊं या आपको मिल चुका है मेल में? 1 से 4, 5 से 8, 5 से 8। तो आपको नहीं लगता कि ये मेरा मजाक उड़ाया है मुझे बता के कि आप बता दो? पहले से तो आपको इन्फॉर्म कर ही चुके हैं। कोई बात नहीं, प्रोटोकॉल है। अब देखिए, सामाजिक नियंत्रण का मुद्दा यह है कि अलाउद्दीन खिलजी इस बात से चिंतित था कि उसके साम्राज्य में विद्रोह हो रहे थे, हरकतें उसकी ऐसी थी, होंगे ही विद्रोह। तो उस जमाने में उसने एक कमीशन बनाया, जो कि आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण है कि नहीं। कमीशन बनाया, और कमीशन का काम क्या था? यह पता लगाना कि विद्रोह क्यों होते हैं, ठीक है। कमीशन भी अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही बहुत जागरूक था, उसने वैसे ही रिपोर्ट दी है जैसे रिपोर्ट इसको चाहिए था। कमीशन ने यह कहा कि लोग विद्रोह इसलिए करते हैं कि लोगों के अंदर समृद्धि है, लोग अमीर होते हैं तो ऐश करते हैं, ऐश करते हैं तो विद्रोह करते हैं। तो कभी कभी भूमध्यस्थों की जो हालत इसने की थी, उनके परंपरागत अधिकार छीनकर, उसका उद्देश्य यह बताया जाता है कि ऐसा करने का मकसद था कि उन्हें विद्रोह करने से रोकना था। क्योंकि संसाधनों का अगर स्थानीय स्तर पर केंद्रीकरण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि नए पॉकेट्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। यानी कि स्थानीय जो भी शक्तियां हैं उनके पास संसाधन जितने कम हो, उतना ही राज्य को अपनी केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने में आसानी होगी, ठीक है। दूसरा उसने कहा, कमीशन ने कहा कि लोग इसलिए विद्रोह करते हैं कि लोग जो हैं वो, अब क्या बताऊं मैं आपको, कि लोग पार्टी वगैरह समझते हैं ना। पार्टी की अंग्रेजी क्या होगी? पार्टी, या सार्वजनिक सार्वजनिक समारोहों में भागीदारी करते हैं, एक दूसरे को ट्रीट देते हैं। मतलब कौन? नोबिलिटी। क्यों? नोबिलिटी क्या करती है? दावत देती है, एक दूसरे को ट्रीट देती है। और उन दावतों में अप्रत्यक्ष रूप से ये बात चली थी, लोग पीते हैं दारू, शराब। और शराब की बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एक अच्छाई भी है। कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, कि ये सत्य को उजागर कर देता है। आपके मंतव्य? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जासूसों का सहारा लिया था, सब डरे सहमे लोग थे। तो आपको नहीं पता कि अलाउद्दीन खिलजी का जासूस कौन है, तो अगर उसके विरोध में असंतोष है भी तो आप उससे प्रकट नहीं कर सकते। लेकिन एक बार अगर आपने दारू पी लिया और 2 4 5 लोग जो कि सुल्तान से असंतुष्ट हैं, तो ज़्यादा संभावना बनती है कि नहीं कि वो अपने असंतोषों को उजागर कर लेंगे। तब उन्हें पता चलेगा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी असंतुष्ट हैं, तो उनका एक गुट बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो उसने कहा कि दारू शराब, पार्टी बंद, कोई पार्टी नहीं करेगा, दारू बंद, कोई दारू नहीं पिएगा। बर्नी लिखता है कि दिल्ली की सड़कों पर, पता नहीं ये सड़कें जो आज हम देखते हैं वो तो तब थी नहीं, दिल्ली भी तब ऐसी नहीं थी, दिल्ली की सड़कों पर शराब की नदियां बह गई। और नालियों से बहता हुआ सारा शराब जब उसने बैन किया, यमुना नदी में चला गया। अब बताइए मछलियों का क्या हाल हुआ होगा? सारी मछलियां सतह पे आ गई होंगी, ऐसा ही हुआ होगा।
ऐसा नहीं हुआ होगा, फिर कैसा हुआ होगा? जैसा भी हुआ हो, उसने दारू बंद करवा दिया, दारू बंद करवा दिया, सार्वजनिक समारोह बंद करवा दिए। उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, दारू लोग क्यों पीते हैं और सार्वजनिक समारोहों में क्यों भागीदारी करते हैं? तो लोगों ने कहा, मतलब कमीशन ने कहा, उसका कमीशन भी उसी के जैसा था कि लोग करते हैं शादी, और अक्सर ऐसे ही मौकों पर ऐसा होता है। उसने कहा शादी बंद अब कोई शादी नहीं करेगा। ये आम जनता के लिए नहीं था, कुलीन वर्ग के लिए था, क्योंकि वैवाहिक संबंध राजनीतिक संबंध भी होते थे। तो अगर अमीर वर्ग पारस्परिक वैवाहिक संबंधों में बंध जाता है तो गुटबंदी करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? तो उसने बिना सुल्तान की अनुमति के वैवाहिक संबंधों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि आज के दौर में तो मम्मी पापा ही मुश्किल से मानते हैं, लेकिन अगर मध्य युग में जी रहे होते हम लोग तो मम्मी पापा मान भी जाते तो सुल्तान की अनुमति अलग से लेनी पड़ती। तो मम्मी पापा के विरुद्ध तो हम लोग फिर भी स्टेप ले सकते हैं, सुल्तान के विरुद्ध स्टेप लेना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि सुल्तान इतना निर्दयी था कि उसको किसी को दंड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये समझ गया? तो शादी बंद करवाई उसने। फिर उसने कहा कि ये जो काम है ना, मौर्यों ने इनके ऊपर कर लगाया था, वेश्यावृत्ति, कहा कि ये बंद करो। 2 दिन का टाइम दिया गया वेश्याओं को अपनी गतिविधियों को खत्म करने के लिए। फिर उसने कहा, ये सब उसके सामाजिक उपाय हैं। फिर उसने कहा कि जो लोग जुआ खेलते हैं, जो आप समझ सकते हैं कि जुआ, वेश्यावृत्ति, समृद्धि, दारू, शराब, इन सब का एक पारस्परिक संबंध है जो हम सब लोग कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। ठीक है, तो इसने पूरे पैकेज के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और लोगों से अपेक्षा की कि लोग सीधा सात्विक जीवन जिएंगे और ज़्यादा उपद्रव नहीं करेंगे। आप सोचिए, अगर अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में आप जी रहे होते, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? क्या होती? विद्रोह कर देते? इतनी पाबंदियां कौन झेले? बात दिल्ली तक जाती, बात दिल्ली तक जाती। देखो, वर्तमान समय पे कोई टिप्पणी नहीं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं अतीत में जीता हूं। तो अतीत से अगर वर्तमान की समानता है तो ये महज संयोग मात्र है। वो आप समझ रहे हैं, मैं नहीं समझ रहा, ना मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन राज्य नियंत्रण करने की कोशिश जरूर करता है, चाहे वो आधुनिक राज्य हो या मध्यकालीन राज्य, चूंकि उसका काम ही यही है, कभी अनुशासन के नाम पे, तो कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, कभी विधि व्यवस्था के नाम पे। तो अलाउद्दीन खिलजी के सामाजिक सुधार समझ गए आप, उसके धार्मिक सुधार भी समझ गए, धार्मिक नीतियां भी समझ गए, उसकी बाजार नियंत्रण की नीति भी आप समझ गए। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक बन जाता है इन सब नीतियों के कारण। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज और जान लीजिए, और वो ये है कि उसने स्थापत्य या कला के क्षेत्र में कुछ योगदान दिया या नहीं दिया। मंगोलों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाने वाला वह पहला शासक था, इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन उसने प्रतिरक्षा पर भी ध्यान दिया। उसने एक नया किला बनवाया जिसको सीरी कहते हैं, और उसका उद्देश्य क्या था? मंगोलों के विरुद्ध एक मजबूत नगर या किले का विकास करना। ठीक है, आपको हौज शमसी याद है, इल्तुतमिश ने जो बनवाया था? उसने इसको थोड़ा और विस्तारित किया और उसको बना दिया हौज आलाई। लगे हाथ बता दूं कि बाद में फिरोज शाह तुगलक उसको और बनाएगा और बना देगा हौज खास, और बाकी हौज शमसी, हौज आलाई तो आप भूल गए होंगे, लेकिन हौज खास दिल्ली में मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा बहुत भी जीवन जी रहे हैं या जीवन जीने में रुचि ले रहे हैं, भले जी नहीं पा रहे हैं, तो हौज खास की जानकारी तो आपको होगी ही। आज भी यह गांव है, लेकिन कहने को गांव है। ठीक है, हौज खास कहने को ही गांव है। ठीक, तो वो हौज खास का संबंध जो है वो किसके साथ है? फिरोज शाह तुगलक के साथ है। लेकिन हौज आलाई का संबंध किसके साथ है? अलाउद्दीन खिलजी के साथ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क को विस्तारित किया था, उसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, और उसके दक्षिणी दरवाजे के तौर पे आलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। बहुत सारे आर्ट हिस्टोरियंस ना
थोड़े से भावुकता के साथ लिखते हैं। उसमें से एक हिस्टोरियन है जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी किताब का नाम, उनकी किताब पढ़ी थी हम लोगों ने। वो विदेशी इतिहासकार हैं, आर्किटेक्चर पे काफ़ी लिखा है उन्होंने, पर्सी ब्राउन, नाम भी याद आ गया मुझे। तो ये कहीं लिखते हैं, इनके बारे में कहीं पढ़ा था मैंने कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के इनकम्प्लीट ड्रीम का ओनली कंप्लीट पार्ट है। मतलब बाकी सारे उसके ड्रीम अधूरे रह गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण पूरा करवा लिया था। जैसे मॉडर्न इंडिया में दो दरवाजे हैं ना, गेटवे ऑफ इंडिया एंड इंडिया गेट, वैसे मध्यकाल में दो हैं, अलाई दरवाज़ा और बुलंद दरवाज़ा। तो शायद सुल्तान जो था वो दक्षिण दिशा में रहता था और सुल्तान उसी दिशा से आता था साइट विजिट करने के लिए, तो उस गेट को पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया गया था। अब अलाई दरवाजे की खासियत यह है कि पहली बार इसमें आपको सल्जूक कला, जो मध्य एशियाई कला है, उसका असर दिखाई देता है। सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है लेकिन डबल स्टोरी इफेक्ट है। और उससे भी बड़ी बात जो हमारे जानने के लिए है कि इसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक क्या लिखा है मैंने, वैज्ञानिक पद्धति से बना मेहराब दिखाई देता है। सॉरी, मेहराब नहीं, गुंबद, जिसको आर्कुएट मेथड कहते हैं। इसमें जो मीनारे गुंबद हैं वो तो वैज्ञानिक पद्धति से बना है, लेकिन जो मेहराबें हैं वो भी वैज्ञानिक पद्धति से बनी है। लेकिन मेहराबों के मामले में ऐसा माना जाता है कि बलबन के मकबरे में जो मेहराबें बनी हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से बनी पहली मेहराबें, ठीक है ना। यहाँ पर उनका रिपीटेशन होता है, लेकिन एक नया डेवलपमेंट होता है कि अब जो मेहराब, जो गुंबद है वह भी वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेहराब बनाने की वैज्ञानिक पद्धति क्या है, सोच रहे हैं ना। तो आर्किटेक्चर में दो स्टाइल माना जाता है। एक को कहते हैं, हालांकि प्रसंग आएगा हम लोग बात कर लेंगे, एक को कहते हैं ट्रेबिएट, जो कि ट्रेडिशनल है। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, पिलर और बीम्स का। ये जो भवन है वो उसी पद्धति से बना हुआ है। दूसरा है उसको कहते हैं आर्कुएट, उसमें आर्चेस का इस्तेमाल होता है और किसका इस्तेमाल होता है, डोम्स का इस्तेमाल होता है। दोनों का एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, एक स्टोरी आर्कुएट हो, दूसरी स्टोरी ट्रेबिएट हो। तुगलक भवनों में खास तौर से यह संयोग देखने को मिलता है। तो आर्कुएट समझ गए, ट्रेबिएट समझ गए। ट्रेबिएट इंडिया की ट्रेडिशनल मेथड मानी जाती है। आर्कुएट की प्रधानता इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तहत तय हुई। अब जो आर्चेस बनती हैं और जो डोम्स बनते हैं, इनकी बनाने की तकनीक के आधार पर इन्हें फिर दो भागों में बांटा जाता है। एक तो वो जिनको कहते हैं ट्रू आर्च, और जैसे ट्रू आर्च कहते हैं वैसे ट्रू डोम कहते हैं। हिंदी में सत्य लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि वैज्ञानिक पद्धति से बने मेहराब और वैज्ञानिक पद्धति से बनी गुंबद, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको कहते हैं कॉर्बेलिंग टेक्निक। पहले कॉर्बेलिंग टेक्निक में क्या होता है कि जब ऐसे होता है ना, तो धीरे धीरे इनवर्ड प्रोजेक्शन होता है। मैं आपको पूरी तरह से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं, कलाकार मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। अब देखिए इनवर्ड प्रोजेक्शन हो रहा है कि नहीं बिल्डिंग ब्लॉक्स का, और इसके ऊपर एक सामान्य पट्टी आपने रख दी, हो गया, मेहराब तैयार हो गई। इसकी वैज्ञानिकता कंप्रोमाइज हो जाती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे है, और स्ट्रक्चर सबसे कमज़ोर कहाँ है, यहाँ पर है। यही तकनीक कॉर्बेलिंग टेक्निक कहलाती है। और ऐसे पद्धति से जो मेहराब या गुंबद बनते हैं, मेहराब और गुंबद दोनों एक ही तरीके से बन सकते हैं। अगर एक मेहराब को आप 360 डिग्री पे एक्सपेंड कर दें तो गुंबद बन जाएगा, और एक गुंबद को अगर आप स्लाइस में काट लें तो क्या, बहुत सारी मेहराबें आपको मिल जाएंगी। ऐसा होता है ना। तो इसको प्रचारित मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप संकल्पना समझ गए ना, इनवर्ड प्रोजेक्शन, अंदर की तरफ झुकाते चले जाते, ठीक है। अब ये कॉर्बेलिंग टेक्निक है। इस टेक्निक से जब मेहराब बनते हैं तो उनमें रिंग का इस्तेमाल होता है, इसलिए उनको रिंग्ड डोम्स भी कहते हैं। क्योंकि उनकी ऊंचाई आप बहुत ज़्यादा सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो उनको शैलो डोम भी कहते हैं। आप में से जो लोग आर्किटेक्चर पढ़े होंगे,
या सिविल इंजीनियर्स होंगे वो लोग इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी लोग भी मेरे ख्याल से पागल नहीं हो, आप भी ठीक से समझ रहे हो। ठीक है, ये इंजीनियर्स को कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं देना है, ठीक है ना। अब ये तो कॉर्बेलिंग हो गई। ट्रू आर्च क्या है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मटेरियल चाहिए, जो कि लाइम मोर्टार के तौर पर दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। उससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मटेरियल नहीं। और इसमें सहायक पत्थरों का, जिनको वाउसर्स कहते हैं, टेक्निकल नामों में मत जाइए, इस्तेमाल करते हैं। पत्थर को ऐसे तराशा जाता है कि नीचे वाले पत्थर का ऊपरी सिरा और ऊपर वाले पत्थर का निचला सिरा एक दूसरे पर परफेक्टली फिट बैठे। अब आप समझ गए कि मेरी कला संकट में है, संकट में है कि नहीं। लेकिन मुझे क्या करना है, मैंने कौन सा आपकी तरफ पेपर पे लिख रखा है, मैं मिटा दूंगा इसको। और फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, और फिर यहां से क्या हो गया, ऐसे। फिर भी कुछ त्रुटि रह गई कि इधर 4 बचे, इधर 3 बचे। आप मान लेना कि दोनों तरफ से बराबर है, इतना तो मान ही सकते हो। अब ये जो ऊपर की जगह है, खाली जगह, इसमें एक पत्थर जिसको कहते हैं की स्टोन, इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। जब इसको इंसर्ट करेंगे तो इसका ए सरफेस, इसका बी सरफेस, इसका ए और इसका बी, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 हिस्सों में बट गया कि नहीं बट गया। इसी को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो लगे हाथ आपने कॉर्बेलिंग समझ लिया, लगे हाथ आपने क्या समझा, आर्कवेट समझा। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के बनवाए इस भवन में, जिसको क्या कहते हैं, अलाई दरवाज़ा, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें दिखाई देती हैं। एक, वैज्ञानिक पद्धति से बनी मेहराबें, और दूसरा वैज्ञानिक पद्धति से बना गुंबद। आरंभिक प्रयोग इल्तुतमिश के मकबरे में दिखाई देता है, लेकिन वह गुंबद आज प्राप्त नहीं होता, वो ध्वस्त हो चुका है। लेकिन एक्सटेंट डोम जिसे कहते हैं, जो आज उपलब्ध है, वह अलाई दरवाजे के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी चूंकि महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो उसने यह सोचा कि क्यों नहीं कुतुब मीनार से भी दोहरे ऊंचाई का एक मीनार बनाया जाए, और उसने इसको शुरू किया बनाना। लेकिन पहली स्टोरी भी कंप्लीट नहीं कर सका। यह अधूरी संरचना उसके साम्राज्य के अधूरेपन को दर्शाती हुई आज भी खड़ी है, जिसको अलाई मीनार कहते हैं। वो भी कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी का मज़ार कह लीजिए या उसकी समाधि कह लीजिए, वह भी है, वह भी इनकम्प्लीट है। आप समझ गए कि उस आर्किटेक्ट ने क्यों कहा है कि अलाई दरवाज़ा उसके अदरवाइज इनकम्प्लीट ड्रीम का ओनली कंप्लीट हिस्सा है। उसके अलावा वह अपने किसी और दूसरे ड्रीम को पूरा नहीं कर सका। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी समाप्त होता है, और दिल्ली सल्तनत का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके बाद।